चालू है। वेरी गुड बेटा। कहां तक हो गया? डीएनए आरएनए में अंतर चल रहा है ना। चलो बेटा, तो इधर अपन टेबल बना रहे थे, है ना। यहाँ पे तो क्या आएगा? गुण। ठीक है, इधर आ जाएगा डीएनए और इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा? आरएनए। एकदम नया बच्चा है कोई? आज कोई नया एकदम? सब पुराने ही है ना, कल आए थे ना सारे। चलो बेटा, तो मैं 4 या 5 की बात कर चुका था, है ना। उनको बोल के एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि डीएनए का पूरा नाम क्या था बेटा? डीऑक्सी राइबो, राइबोज नहीं, राइबो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड था कि नहीं था? उसके बाद दूसरा अपन ने देखा था कि भाई शर्करा कौन सी मिलती है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा। आरएनए में राइबोज शर्करा थी और डीऑक्सी राइबोज शर्करा किसमें थी बेटा? डीएनए में थी। फिर अपन ने नाइट्रोजन क्षारक देखे थे। नाइट्रोजन क्षारक डीएनए में तो कौन से थे? एजीसीटी, और आरएनए में कौन से थे? एजीसीयू। तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल। किसके अंदर? आरएनए के अंदर। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद में क्या देखा था बेटा? स्थायित्व तो देखा था। स्थायित्व की बात करें तो स्थायी अधिक कौन होता है बेटा? डीएनए। आरएनए क्या होता है? कम स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए में एक तो 2 श्रृंखलाएं होती हैं और दूसरा उसमें थाइमिन उपस्थित होता है। तो थाइमिन की उपस्थिति और 2 श्रृंखलाओं का होना डीएनए को अधिक स्थायी बनाता है एज कंपेयर टू आरएनए। क्लियर है बेटा? बोलो, यहां तक अपन ने देख लिया था। तो मैं शुरू कर रहा हूं। 5 पॉइंट हो गए थे ना। 5वां पॉइंट था स्थायित्व का, है ना। ये तो अपन ने लिख लिया था। डीएनए क्या था? अधिक स्थायी, और आरएनए क्या था? कम स्थायी। लिख लिया था, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब एक चीज बताओ, उत्परिवर्तन किस में ज्यादा होगा? उत्परिवर्तन किस में ज्यादा होगा बेटा? डीएनए में या आरएनए में? बोलो, डीएनए में या आरएनए में? उत्परिवर्तन की बात कर रहे हैं। उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन क्या होता है बेटा? अचानक, आनुवांशिक पदार्थ में अचानक होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। तो उत्परिवर्तन डीएनए में ज्यादा होगा या आरएनए में? नहीं, उत्परिवर्तन ज्यादा होगा बेटा आरएनए में। किसमें उत्परिवर्तन ज्यादा होगा? आरएनए में। पूछो क्यों? तुम बताओ, मुझे नहीं पता। डीएनए में उत्परिवर्तन कम होंगे आरएनए की बजाय, कारण बताइए। सीधी सी बात है, ज्यादा स्थायी कौन है? ज्यादा स्थायी कौन है? एक तो मान लो ये जा रहा है ना, और एक जा रहा है ये। इसका एक ही श्रृंखला है, इसमें कितनी श्रृंखलाएं? 2। और दोनों में डंडे बजाना चालू कर देता हूं, दे डंडा दे डंडा दे डंडा दे डंडा दे डंडा। तो पहले कौन बदलेगा? दोनों मेरी गिरफ्त में है, ठीक है। दोनों से मुझे कुछ उगलवाना है, दोनों में डंडे दे रहा हूं। तो कौन पहले बोलेगा हाँ भाई साहब मैं तो हार मान गया? एक श्रृंखला वाला या 2 श्रृंखला वाला? क्यों? क्योंकि एक श्रृंखला वाला कम स्थायी है। भाई जो कम स्थायी है वो पहले बदलेगा ना। है बात उत्परिवर्तन की हो रही है। उत्परिवर्तन में होता क्या है? बदलता ही तो है। बदलता है कि नहीं बदलता? क्या बदलता है भाई? उत्परिवर्तन का मतलब अचानक से परिवर्तन। तो अचानक से परिवर्तन अधिक स्थायी में ज्यादा होगा या कम स्थायी में ज्यादा होगा? भाई जो कम स्थायी है वही तो जल्दी बदलेगा ना। और कम स्थायी कौन है? आरएनए। तो उत्परिवर्तन किस में ज्यादा होंगे? सीधी सी बात है, उत्परिवर्तन उसमें ज्यादा होंगे जो कम स्थायी होगा। बात बात पे बदल जाए। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। तुम में से कोई विद्यार्थी है, ठीक है ना, पढ़ाई कर रहा है, बढ़िया एडमिशन ले लिया। आके कोई कहता है तुमसे कि भर्ती तो आ नहीं रही है, क्या फालतू का टाइम पास कर रहे हो तुम कोचिंग में, कोचिंग वाले तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं, कोचिंग वाले तुमसे पैसे ले लिए, कोई मतलब नहीं है, और वैसे ही टाइम खराब कर रहे हो तुम पढ़ के। पढ़ाई लिखाई में टाइम खराब होता है, पढ़ाई लिखाई में टाइम खराब कर रहे हो, भर्ती तो आ नहीं रही, है ना। अब 2 जनों से कहा, एक ही आदमी ने। एक जना तो के उसकी बातों में आ गया, यार ये पता नहीं यार ऐसे सही कह रहा होगा यार, बर्बाद कर दिया हमें तो कोचिंग वालों ने, और पढ़ लिए हम तो गलत कर दिया।
नहीं पढ़ते तो बढ़िया रहते, घर पे रहते, है कि नहीं? और दूसरे को पता है कि बेवकूफ बना रहा है ना, दूसरे को पता है क्या बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। पढ़ाई से किसका नुकसान हुआ आज तक? बढ़ती आज नहीं तो कल तो आएगी। पढ़ाई से किसी का नुकसान हुआ है क्या? वो लगातार पढ़ाई में लगा हुआ। तो बताओ उत्परिवर्तन किसमें ज्यादा हुआ? जो कम स्थायी था, बदल गया वो तो, दिमाग खराब हो गया 2 मिनट में, है ना? बस यही खेल है बेटा। जो स्थायी ज्यादा होगा वो आसानी से बदलेगा नहीं, समझ लो। और स्थायी कौन ज्यादा है? डीएनए। स्थायी कौन ज्यादा है? डीएनए। स्थायी कौन ज्यादा है? डीएनए। तो उत्परिवर्तन किसमें ज्यादा होगा? डीएनए में। क्या होगा? कम होते, ऐसा नहीं कि होंगे ही नहीं, कम होंगे, बहुत कम होंगे ना। लेकिन आरएनए में क्या होते हैं? अधिक होते हैं। जैसे कोविड का वायरस था, 2 साल में 3-4 वेरिएंट आ गए थे उसके, नहीं आए थे कि पहली वेव वाला तो ज्यादा नुकसान नहीं कर रहा था, दूसरी वेव वाला सीधा मार रहा था, सबसे ज्यादा मौत दूसरी वेव में हुई थी, है ना? तीसरी वेव वाला आया, उससे ज्यादा कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यही तो हुआ था कोरोना में। तो ये एक ही वायरस था कोविड-19, वो इतने अलग अलग तरह के प्रभाव कैसे दे रहा था? उत्परिवर्तन के कारण। किसके कारण? उत्परिवर्तन के कारण। वो बार बार अपने अंदर क्या ला रहा था? चेंज ला रहा था, बदलाव ला रहा था, उत्परिवर्तन कर रहा था, समझ रहे हो? उत्परिवर्तन जब उसके आनुवंशिक पदार्थ में होगा तो उसके लक्षण भी बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? तो वो लक्षण भी बदल रहा था। वायरस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए। सबके अंदर नहीं, कुछ वायरस के अंदर, कुछ के अंदर आरएनए होता है, कुछ के अंदर डीएनए होता है, समझ लो मेरी बात को। आरएनए कुछ वायरस के अंदर होगा, कुछ के अंदर डीएनए होगा। वायरस के अलावा और किसी के अंदर आनुवंशिक पदार्थ आरएनए नहीं होता, सब में क्या होता है? डीएनए होता है। इसीलिए वायरस बहुत ज्यादा उत्परिवर्तित होता है, क्योंकि उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या है बेटा? आरएनए है। आनुवंशिक पदार्थ समझ रहे हो ना? जेनेटिक मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, समझ रहे हो? तो वायरस के अंदर बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं तो क्या करता है वो? चेंज हो जाएंगे तो और बुरे प्रभाव ले आता है वो, या बदले हुए प्रभाव होंगे। हमने कोविड का वैक्सीन बनाया था पहले वाले वेरिएंट के लिए, ये दूसरा वेरिएंट आ गया, बताओ किसको मारे? समझ रहे हो ना? यही तो नुकसान वाली बात है ना, क्योंकि वायरस अपने अंदर क्या कर लेता है बेटा? उत्परिवर्तन कर लेता है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो बेटा उत्परिवर्तन किस में ज्यादा होंगे? आरएनए में ज्यादा होंगे, और डीएनए में क्या होंगे? कम होंगे। अब मुझे बताओ आनुवांशिक पदार्थ कौन होगा? जेनेटिक मटेरियल। बताओ आनुवांशिक पदार्थ कौन होगा? डीएनए या आरएनए? दोनों ही है। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, सभी जीवों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। क्या ये सही है या गलत है? सभी जीवों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। सही है क्या ये बात? बताओ, बोलो कुछ तो राय। सुनील राय रख बेटा नागौर से तू आया है दूर से, राय तो रख, बता बेटा सही है क्या या कुछ खामी है इसमें? सभी जीवों की जगह मैं लिख दूं कि कुछ जीवों को छोड़ के सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, ये सही है क्या? है नहीं? कौन सा सही है? सभी जीवों के अंदर? छोरे बताओ, बाद वाला ज्यादा सही है? बेटा पहला वाला एकदम सही है कि सभी जीवों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। फिर तुम सोच रहे होगे अभी अभी मास्टर तू बोल रहा था कि कुछ वायरस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। नहीं बोला था क्या मैंने? तुम समझ तो पा रहे हो, मेरे से जुड़ तो पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ऐसे तो नहीं पढ़ाया जा रहा बेवकूफों की तरह, जाने क्या बोल रहा है मास्टर, पता नहीं। भाड़ में जा, चूल्हे में निकल, बारिश आ रही है, मजे आ रहे हैं बाहर तो, यहाँ पका रहा है ये फालतू की बातें कर करके हमें, है भाई? ऐसा तो नहीं लग रहा ना बेटा? तो एक बात बताओ, मैं सही बोल रहा हूँ मैंने? लेकिन एक चीज बोल दी बीच में कि कुछ वायरस के अंदर क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ। और अभी मैं बोल रहा हूं कि सभी जीवों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। दाल में कुछ काला है? दाली काली है? दाली काली है सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ क्या है बेटा? आनुवंशिक पदार्थ क्या है?
डीएनए है, ये लाइन मैंने लिख दी। और एक तरफ में क्या बोल रहा हूं कि कुछ वायरस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या हो सकता है। अब बच्चे बोलेंगे साहब ऐसा करो, तुम्हारी धर्मशाला को तुम संभालो, तुम्हारी क्लास को तुम संभालो, हमारी फीस वापस दो, हम रहे जाए। बेवकूफ बना रहा है मास्टर सोए सोए आगे। एक तरफ तो कह रहा है कि वायरस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ आरएनए हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, लेकिन आरएनए भी हो सकता है। अभी बोला कोविड-19 के अंदर आरएनए था आनुवंशिक पदार्थ। और एक तरफ कह रहा है कि सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए। हमें हमारी फीस दे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दादागिरी, आग लगा जाएगी, आग कोचिंग के अंदर धुआं उठा देंगे, धुआं। बेटा फीस तो तुम्हें वापस गई तो गई। ये दादागिरी है हमारी, ऐस क्या देख रही है तू क्या है हमारी बेटा दादागिरी। भले तुम नारे दो, भले तुम उल्टे सिर के बल और पैर ऊपर करके खड़े हो जाओ, फीस वापस नहीं मिलेगी। सेंटेंस को सही कर देते हैं, फीस के वापस देंगे है ना बेटा। फीस वापस देने के लिए थोड़ी ली जाती है, बताओ। अरे यार फिर आज तो बारिश भी नहीं है, झूठे, आज तो बारिश भी नहीं आ रही है। सोचा तूने ऐसा? बेटा एक बात सुनिए, जहां सोच वहां शौचालय ज्यादा मत सोचा करे, देख लिया कर। सोच के चक्कर में तो बेटा शौचालय बन जाते हैं। बंद कर दे, गेट बंद कर दे बेटा। गुड मॉर्निंग सर। समझ में आई चीज? क्या समझ में आया कि सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ क्या है? लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई अपवाद स्वरूप आरएनए आनुवंशिक पदार्थ वायरस में हो सकता है। तो भाई वायरस में जब हो सकता है तो सभी जीव तो मत लिखे मास्टर, हमें हमारी क्या दे दे वापस, फीस दे दे। क्या बात है, अंदर से परिवर्तन आ रहा है आज से वेरी गुड। तो सीधी सी बात है, इस सेंटेंस में कोई खामी नहीं है। आओ इस सेंटेंस को प्रूव करते हैं अपन, है ना, क्योंकि फीस तो वापस मिलेगी नहीं, तो सेंटेंस को प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले अगर ये सेंटेंस हमें प्रूव करना है तो उसके लिए ये वायरस नाम की बीमारी समझनी पड़ेगी। ठीक है, वायरस क्या होता है? आज के बाद बेटा वायरस में तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु। क्या बोलते हैं बेटा? विषाणु बोलते हैं। देखो युगों युगों से इंसान या कोई एक प्रजाति ऐसी होती है जो डोमिनेंट होती है पूरी नेचर में, पूरी प्रकृति में, जो ऐसे समझती है अपन ही भगवान है। ठीक है ना। और आज की डेट में वो प्रजाति कौन सी है? मनुष्य प्रजाति है, जो है समझ रही है कि अपन ही क्या है? भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है, मेरे आगे कुछ नहीं। यूं चाहूंगा यूं पेड़ काट दूंगा, यूं चाहूंगा यहां फैक्ट्री लगा दूंगा, यूं चाहूंगा इस नदी का बांध बना दूंगा। ये तो चल रहा है। जहां मन किया वहां बांध बना दिए, जहां मन किया वहां से पेड़ काट दिए, जंगल उजाड़ दिए, है ना। जहां मन किया वहां धुआं धुआं कर दिया फैक्ट्री लगा के। नहीं, यही तो करने में लगे। हम कर क्या रहे? एक बात बताओ, अगर हम देखें तो आज की डेट में जिसको हम विकास कहते हैं वो इस प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ है। परमाणु बम बना दिए, एटम बम बना दिए, और जिस दिन दिमाग खराब हो जाता है प्रकृति का, उस दिन उल्टे पड़ जाते हैं सारे सामान। नहीं पड़ते, है ना। तो ऐसे ही काफी समय से इंसान क्या करता आ रहा है बेटा? इस प्रकृति के ऊपर छेड़छाड़ करता आ रहा है। ऐसे समझता है कि मैं प्रकृति से ऊपर हूं, लेकिन बेटा प्रकृति तो हमारी माँ है। प्रकृति ने तो बनाया है। हमारे अंदर कण कण जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये मशीन कितनी भयंकर तरीके से बनाई गई है पता है? एक एक ऑर्गन, एक एक सेल, एक एक सिस्टम किस तरीके से सेट किया हुआ है, इस प्रकृति ने तो सेट किया है। और हम समझते हैं हम प्रकृति से ऊपर है। जो दिमाग की बातें करते हैं सोचने की और ये सारी चीजें, किसने बनाई है? ये दिमाग प्रकृति ने तो बनाया है। ऐसा तो एक इंसान तैयार कर सकता है क्या? ये बताओ, बिना प्रकृति की सहायता के, कि भाई ले रोबोट बना रहे हैं, एआई ला रहे हैं, इंसान की बराबरी फिर भी कर सकते हैं क्या? वो कभी नहीं कर सकते। हजारों साल ले लो भले तुम, तो भी नहीं कर सकते। इंसान की बराबरी नहीं की जा सकती। ठीक है ना, क्योंकि इस मशीन को बनाना संभव नहीं है कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक रूप से बना सकते हो, कृत्रिम रूप से मशीन बनाना संभव नहीं। तो अत्याचार करते आ रहे हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर छेड़छाड़ करते आ रहे हैं, लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ करना क्या पड़ जाता है बेटा? उल्टा पड़ जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाले ने ऐसी चीजों को, छोटी मोटी चीजें जो होती हैं उसको संभालने के लिए क्या उतार दिया मार्केट में? वायरस उतार दिया।
कि ठीक है जिस दिन दिमाग खराब होगा ना उस दिन औकात दिखा देंगे, है ना। जैसे वो था ना, तुमने एक कहानी सुनी होगी उसकी, हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप राक्षस का नाम सुना है? होलिका दहन, होलिका शायद बहन थी हिरण्यकश्यप की। तो हिरण्यकश्यप का एक बेटा था प्रहलाद, वो नारायण नारायण जप करता था, है ना, पूरे दिन नारायण 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 करता रहता था। हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था नारायण से ही, है ना। हिरण्यकश्यप ने तपस्या की थी पहले, उसने वरदान ले लिया था, वो ब्रह्म बनना चाहता था, वो भगवान बनना चाहता था, स्वयं को भगवान समझने लग गया था। उसने लिया था वरदान कि ना मुझे इंसान मार सकता है, ना मुझे कोई राक्षस मार सकता है, ना मुझे कोई देवता मार सकता है, ना मुझे जमीन पर मारा जा सकता है, ना मुझे पाताल लोक में मारा जा सकता है, ना मुझे देवलोक में मारा जा सकता है। आगे नहीं था, ना मुझे हथियारों से मारा जा सकता है, ना मुझे बिना हथियारों के मारा जा सकता है, ना मुझे दिन में मारा जा सकता है, ना मुझे रात में मारा जा सकता है। सारे वरदान दे दिए नारायण ने, जा ऐस कर, जो भी मांग रहा था। उसने जितने भी तरीके थे ना, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, सारा कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ूंगा मुझे मारने का, वरदान दे दिया। उसके बाद में अपने आप को क्या समझने लग गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही नारायण हूं, क्योंकि मेरी तो मृत्यु होगी नहीं। उसी का बेटा नारायण नारायण का जप करता था। जब उसका बेटा नारायण नारायण का जप कर रहा है तो उसे तो भाई अब चिढ़ होगी, वो खुद को नारायण मान रहा है और उसी का बेटा उसको भगवान नहीं मान रहा है, समझ लो ना। उसके बाद में जब उसके अत्याचार देखे तो नारायण खुद एक अवतार लेते हैं। अवतार का नाम क्या था बेटा? नरसिंह अवतार, है ना। नरसिंह का अवतार होता है। नरसिंह भगवान जो होते हैं वो ना इंसान होते हैं, ना राक्षस होते हैं, ना देवता होते हैं। हथियारों से नहीं मारते, नाखूनों से मारते। नाखून कोई हथियार नहीं है, ठीक है ना। दिन में नहीं मारते, रात में नहीं मारते, जब दोनों वक्त मिलते हैं, शाम का समय जो होता है ना, दिन होती है ना रात होती है, उस समय मारते हैं। तभी तो उस समय को अशुभ माना गया है। उस समय तो ऐसे भी बोलते हैं कि पढ़ना नहीं चाहिए। खैर ये सब किताबों की बातें, आप दिन में मत ले जाना, साहब सर ने ही बोला है आज तो पढ़ना नहीं है शाम के टाइम। हाँ 15-20 आधे घंटे का जो आप रेस्ट ले सकते हो उस टाइम पे, कोई जबरदस्ती नहीं है। और बाकी पढ़ भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी खूब पढ़े उस टाइम पे, जब अपन कोचिंग लाइफ में इस टाइम पे होता है तो ऊपर वाला भी देखता है बच्चा मेहनत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और दूसरा क्या था, ना जमीन पे मारा था, ना पानी में, ना आकाश लोक में। कहा? दहली, दहली होती है ना घर की, दहली क्या होती है? जमीन से ऊपर वाली जो चीज होती है, उस पे बिठा के मारा था। तो शाम के समय आपने देखा होगा घर वाले दहली पे बैठने से मना करते हैं, है ना। आजकल तो पता नहीं करते ही नहीं करते। जब हम गांव में रहते थे छोटे थे तो हमारे घर वाले मेरे से भी खूब मना करते थे कि भाई शाम हो गई है, ये दोनों समय जो है मिलने वाले हैं, अब दहली पर मत बैठो, है ना। दहली पे बैठना अशुभ माना जाता है उस समय पे, समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ दहली, ये दहली नहीं है बेटा हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब अपन कमरे में घुसते हैं तो एक दहली होती है, ऊंची जगह आती है, वो दहली बोलते हैं उसको, दहलीज, है ना। गाने भी हैं दहलीज के ऊपर तो। वेरी गुड बेटा। तो ये सारी चीजें हुई थी कि नहीं हुई थी? तो ऐसे ही इंसान के साथ है, तो इंसान को संभालने के लिए ऊपर वाले ने क्या भेज दिया? वायरस। वायरस पता है, वायरस की 2-4 बातें करते हैं। क्यों साहब, ऐसी क्या बात है वायरस में? वायरस ना प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ना ही यूकैरियोटिक कोशिका है। वायरस ना सजीव है ना निर्जीव है। वायरस सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है। वायरस सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है। ना वो प्रोकैरियोटिक है, ना वो यूकैरियोटिक है। ना वो कोशिका है, ना ही वो बिना कोशिका वाली चीज है। अलग ही सिस्टम होता है, कोशिका ही नहीं होती वायरस के अंदर। वायरस जमीन पे पड़ा हुआ है तो एक कण के समान है, एक धूल के कण के समान है, वो बहुत छोटा होता है। जीवाणु से भी लगभग 1000 गुना छोटा होता है। जीवाणु को ही नहीं देख पाते पर नग्न आंखों से, तो उससे भी 1000 गुना छोटा होता है। कौन? वायरस, ठीक है। अभी वो जमीन पे पड़ा हुआ है तो निर्जीव कण के समान है। अगर वो हमारे अंदर घुस गया, या मैं बोलूं होस्ट कोशिका के अंदर घुस गया, होस्ट कोशिका मतलब परपोषी कोशिका, उस कोशिका के अंदर घुसते हुए उस कोशिका पे अपना अधिकार कर लेगा, इतना शक्तिशाली होता है। और उस कोशिका से वही करवाएगा जो वो चाहता है। अब कोशिका के अंदर जाके वो जिंदा है, दूसरों की कोशिका के अंदर घुस के क्या है, वो जीवित है, उस कोशिका पे कंट्रोल कर लेगा और कोशिका के अंदर अब क्या करेगा, अपना रेप्लिकेशन करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा। समझ रहे हो? वायरस से वायरस, वायरस से वायरस, और उस कोशिका को धीरे धीरे क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ये किसकी खासियत है? वायरस। जब वायरस के अंदर कोशिका ही नहीं है तो हम किससे मारे? देखो जीवाणु के अंदर कोशिका होती है, जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका है। बैक्टीरिया, जीवाणु का मतलब क्या है बेटा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। आप प्रोकैरियोटिक कोशिका को एंटीबायोटिक की सहायता से मार सकते हो। जीवाणु के लिए दुनिया भर की एंटीबायोटिक है हमारे पास, है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगा दो, सेफ्ट्राइक्सोन लगा दो, या कोई भी अपनी मार्केट में डीसीआर वीसीआर, दुनिया भर की एंटीबायोटिक चलती कि नहीं चलती? अपन फार्मेकोलॉजी में बहुत सारी एंटीबायोटिक पढ़ेंगे। तो सारी एंटीबायोटिक
आओ बेटा, बिठाओ भाई। तो क्या बात कर रहे थे अपन, बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक काम कर सकती है, बहुत सारी एंटीबायोटिक हमारे पास है कि नहीं, बोलो। लेकिन बेटा वायरस के ऊपर ऐसी कोई एंटीबायोटिक या ऐसी कोई भी दवा नहीं है जो वायरस को मार सके, क्योंकि वायरस स्वयं एक कोशिका ही नहीं है भाई। आप दवा की सहायता से कोशिका को ही तो मार सकते हो। अपन एंटीबायोटिक के तरीके पढ़ेंगे भाई, ये वाला न्यूक्लिक एसिड को नष्ट कर देता है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन प्रोटीन को नष्ट कर देती है, सेप्ट्राएक्सोन इस चीज को नष्ट कर देती है, सेल वॉल को नष्ट कर देती है, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे भाई। ऐसे ये एंटीबायोटिक जीवाणु की इस चीज को नष्ट करके जीवाणु को मार रही है, बैक्टीरिया को मार रही है। लेकिन वायरस के अंदर तो क्या कोशिका ही नहीं है, जब कोशिका ही नहीं है तो आप नष्ट किस चीज को करोगे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो वायरस के लिए कोई भी एंटीबायोटिक है ही नहीं हमारे पास। आज भी हम वायरस से होने वाली बीमारी का इलाज कर ही नहीं सकते। इलाज का मतलब है मेरा, हम वायरस को मार ही नहीं सकते, हमारे पास कोई दवाई नहीं है। मार सकते हो क्या, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एफएमडी हो गया गाय के, एफएमडी का पूरा नाम पता है, फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका मुंहपका रोग। खुरपका मुंहपका 5-7-10 दिन में अपने आप जाएगा, तुम मार ही नहीं सकते। एक ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन के अंदर आपने सही कर दिया, अपने आप जाएगा। 8-10 दिन तो वो चलेगा। खाली घाव हो गए खुरों में और मुंह पे, तो उस घाव को धुल सकते हो आप एंटीसेप्टिक की सहायता से। बुखार आ रहा है तो बुखार उतारने वाली दवा दे सकते हो। नाक से पानी बह रहा है तो नाक से पानी कम करने वाली आप एंटीहिस्टामिनिक एविल जैसी दवा लगा सकते हो। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप ट्राइबीवेट या फिर आप मल्टीविटामिन कुछ भी लगा सकते हो। आप सपोर्ट कर रहे हो जानवर को, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हो आप। वायरस की कोई बीमारी होगी है तो, और जानवर से क्या कह रहे हो, ले भाई तुझे हम सपोर्ट कर रहे हैं, इस वायरस को तो तुझे ही अपनी प्रतिरक्षा के द्वारा भगाना पड़ेगा। जानवर खुद भगाएगा वायरस को, किसके द्वारा, अपनी प्रतिरक्षा के द्वारा। वायरस को आप नष्ट नहीं। चलो और ले लो, छोटी माता बड़ी माता होती है अपने, पॉक्स की बीमारी होती है कि नहीं होती। तो पॉक्स में क्या कहते हैं, माता जब हो जाती है तभी तो उसका नाम माता जी रख दिया गया। माता जी थोड़ी आ जाती है स्वयं, माता जी क्यों परेशान करेंगे भाई अपने को, वायरस परेशान कर रहा है, माता जी क्या मतलब है। परेशान करना हो तो नरक में स्वर्ग में वो बाद की बात है, यहाँ माता जी क्यों आएंगी परेशान करने स्वयं। पहले ऐसे होता था कि भाई कोई इस पे तो यार कुछ काम ही नहीं करता, ये तो अपने आप ही पिंपल जो ये जो हो जाती है वेसिकल बन जाती है अपने आप 15-20 दिन में सही होंगी। तो ऐसा सोचा कि माता जी का प्रकोप आ गया, पूरे गांव में एक साथ आता था, माता जी ने प्रकोप कर दिया, माता जी ने प्रकोप। अंधविश्वास था बेटा, जो वास्तव में माता जी का प्रकोप नहीं है, पॉक्स का प्रकोप है, वायरस है ये, फैलता है बहुत गजब से, कॉन्टेजियस बीमारी, गजब की फैलने वाली बीमारी है। अगर आपके कभी चिकन पॉक्स नहीं हुई है, पॉक्स नहीं हुई, आप आके जिसके पॉक्स हो रखी है उसके ऐसे हाथ फेर के चले गए, मैं कहूं बैठ के चले गए आधे घंटे, तो डेफिनेटली आपको पॉक्स हो जाएगी। इतनी भयंकर तरीके से फैलने वाली बीमारी कौन सी है, पॉक्स, चिकन पॉक्स। छोटी माता बड़ी माता, इसका इलाज नहीं किया जाता। ऐसे कहते हैं इसका इलाज किया तो माता जी नाराज हो जाती है और विकराल रूप से ये इरिटेट हो जाता है कई बार वायरस। आप एंटीबायोटिक दोगे वायरस इरिटेट होगा और वायरस और ज्यादा ग्रोथ करेगा। तो कोई इंग्लिश ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है इसमें, देसी इलाज, देसी भी मजे मजे के लिए, बुखार उतारने के लिए। अपन जैसे मेरी भी हुई थी तो बुखार उतारने की दवा ले रहा था मैं बस, या उसमें कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो जाए। एंटीबायोटिक पता है क्यों लेते हैं, पर एफएमडी में लगाते तो हैं एंटीबायोटिक। वो एंटीबायोटिक इसलिए है क्योंकि वायरस के कारण शरीर कमजोर है, ऊपर से कोई जीवाणु और इन्फेक्शन नहीं कर दे, कोई बैक्टीरिया और आके इन्फेक्शन नहीं कर दे, इसलिए अपन एंटीबायोटिक लगा रहे हैं। बाकी वायरस पे किसी एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो। और ले लो, एड्स का इलाज कर सकते हो। एड्स तो मैंने बहुत बड़ा नाम ले दिया, एड्स का कोई इलाज नहीं है हमारे पास। और ले लो, और कोई, कोविड आया था इंसानों में, कोरोना, धुआं उठा दिए थे, बोलो। ये बात मैं कोविड आने से पहले भी बोलता था कि एक दिन वायरस जरूर आएगा, औकात दिखा के जाएगा। पहले पीएमटी को पढ़ाया करता था मैं तुमसे, एलएसए से पहले, 2021 से पहले। तो पीएमटी वालों को मैं बोलता था कि वायरस ऐसी चीज है जिस दिन आ गया ना उस दिन औकात दिखा जाएगा इंसान को। धुआं उठा दिया, 50 लाख को लेके मरी थी बेटा सेकंड वेव। इलाज है ही नहीं, क्या इलाज करोगे, वायरस को कैसे मारोगे तुम। कोविड में मार पा रहे थे क्या, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उसको भगा रहा था, जिसकी प्रतिरक्षा मजबूत थी, जिसने कभी सिगरेट नहीं पी है ना, जिसके ब्लड प्रेशर नहीं है, जिसके डायबिटीज नहीं है, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रांग थी, मजबूत थी। तो उन्होंने वायरस से लड़ाई की, आराम से सही हो गए। 2-4-5 दिन का बुखार आया था, टेस्ट गया था, 10 दिन ज्यादा अपने आप सही हो गए थे। मुझे हुआ था पहली वेव में, पहली वेव खैर ज्यादा भयंकर नहीं आई थी, आराम से सही हो गए थे।
दूसरी वेव आई, दूसरी वेव में तो खैर मैं 17 दिन कोविड वार्ड में ही रहा था, मेरी दादी को लेके कोविड वार्ड के अंदर ही था मैं, जिसमें पेशेंट ही पेशेंट थे, उसमें तो फिर इम्यूनिटी आ जाती है फिर नेचुरल, इसकी भी बात करेंगे, है ना, इम्यूनिटी कैसे आती है और वैक्सीन क्या होता है, इसकी बात अपन करेंगे। तो काफी लोग चले गए थे जिनकी आदतें खराब थी, है ना, जो नशा पत्ते ज्यादा करते हैं, सिगरेट ज्यादा पी, सिगरेट से गंदा नशा नहीं है बेटा इस दुनिया में कोई, दारू पी लेना पर कभी सिगरेट मत पी, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं समझ रहे हो, अगर दारू भी वैसे नहीं कि डेली बेवड़ा होके पड़ा हुआ है महीने 2 महीने में अगर एक बार ठीक है थोड़ा बहुत ले भी लिया तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता, उसका फायदा भी निकल के आ जाए, महीने 2 महीने में 1-2 बार कह रहा हूं मैं, ये अपन फार्मेकोलॉजी में पढ़ेंगे, ये खुश हो गया अरे यार 2 दिन सही बात कह दी है महीने 2 महीने में, क्योंकि एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो इन्फेक्शन होगा उसको एल्कोहल नष्ट करेगा, ये कोई बड़ी अपन साइंस की बातें करते हैं, फार्मा अपन पढ़ेंगे तो वहां भी मैं आपको एल्कोहल के यूज बताऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा जब एल्कोहल बॉडी के अंदर जाता है तो लिवर के ऊपर क्या करेगा, वो इंटॉक्सिकेशन करेगा, क्यों करता है ये भी मैं आपको फार्मा के अंदर बताऊंगा, लिवर को खराब करेगा। अच्छा लिवर खराब, अरे शरीर में जो भी जहर जा रहा है ना अधिक मात्रा में उसको कौन संभाल रहा है, लिवर, चीनी भी एक जहर है, चीनी भी क्या है, जहर है, तुम्हें मैं ज्यादा ज्ञान दे रहा हूं, मैं खुद ही इतना चाय का आदती बन गया हूँ, चाय चाय भी दिन में ये 2-3 तो चाय तुम्हारी क्लास में पी जाऊंगा आएगी तो मना कभी नहीं करते, मास्टरों की आदत हो जाती है, तो चीनी भी जहर है, चीनी भी शरीर में ज्यादा जाता है तो लिवर पर ज्यादा प्रभाव करता है, ज्यादा चीनी खाने से भी लिवर खराब होता है, तो एल्कोहल से खराब नहीं होता है लिवर, है ना, कोई भी चीज ज्यादा, नमक ज्यादा खा रहे हो तो लिवर पे इफेक्ट होगा, कोई भी ऐसी चीज जो होगी शरीर में उस पर क्या, किस पे ज्यादा उल्टा प्रभाव पड़ता है बेटा, लिवर के ऊपर, क्लियर है, लेकिन लिवर रिकवरी कर सकता है, फेफड़े रिकवरी करने में बहुत टाइम लेते हैं, समझ रहे हो ना, सिगरेट सूखा नशा है, गांजा सिगरेट धुआं बीड़ी हुक्का, समझ रहे हो ना, ये सीधा फेफड़ों में जाते हैं, फेफड़े की एल्वियोलाई को नष्ट करते हैं, और फेफड़े की एल्वियोलाई एक बार नष्ट हो जाती है तो वापस नहीं बनती है बेटा, समझ रहे हो ना, आज ही जाके टेस्ट ले लेना अपनी सांस को कितनी देर रोक सकते हो जो सिगरेट पीते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना, दौड़ने की तो बात ही नहीं करना, दौड़ने में तो 100 मीटर में फैल गए मुंह फाड़ जाएंगे, जो सिगरेट पीते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना, ज्यादा सिगरेट नहीं, 4-5 सिगरेट भी अगर दिन की आप पीते हो तो आप एक काम कर लेना, आज अपनी सांस को रोक के देखना कितनी देर रोक सकते हो, अगर 1 मिनट या उससे ज्यादा रोक पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कम रोक पा रहे हो तो आपके फेफड़े कमजोर हो चुके हैं, ठीक है ना, अरे क्लियर है, जो सिगरेट पीते हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, तो बेटा सिगरेट से गंदा कोई नशा नहीं है, ध्यान रखना, है ना, सूखा नशा है ये खराब कर देता पूरे शरीर को, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि दारू पियो, ये भी नहीं कह रहा मैं दारू पियो, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूं दोनों नशों का, कौन ज्यादा खराब है ना, खराब तो दोनों ही है, नशा तो नशा ही है, खराब है, किसी की आदत जब लग जाए ना तो भले बाबू क्यों ना हो, बाबू भी खराब साबित हो जाता है जिंदगी में आदत किसी की नहीं लगनी चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात को, एडिक्शन, नशा क्यों खराब है, हम एल्कोहल की दवा के रूप में उपयोग पढ़ेंगे, एल्कोहल का, तंबाकू का, समझ रहे हो ना, अफीम का, ये सारे जो हैं आपके भांग का, इन सब का हम मेडिसिनल यूज पढ़ेंगे, रोगों के इलाज में इनका उपयोग किया जाता है, कोरेक्स नहीं आती कफ सिरप, कोडीन आता है उसके अंदर, अफीम का भाई है, एल्कोहल आती है बेटा सिरप के अंदर, सब दवाएं, लेकिन इसका बेटा, इसको हम क्यों बुरा बताते हैं, क्योंकि इनकी क्या लगती है, आदत, और जिसकी आदत लग जाए वो फिर शरीर में ज्यादा होता है, अति सर्वदा वर्जित, अति हर चीज की क्या है बेटा, खराब है। वापस वायरस पर लौट के आते हैं, वायरस को तो आपने देखा कि बेटा ना ये प्रोकैरियोटिक है ना ये यूकैरियोटिक है, ये कोशिका ही नहीं है तो इसको नष्ट करना संभव नहीं है, आप किसी भी एंटीबायोटिक की सहायता से इसको नष्ट नहीं कर सकते। और भी कोई बीमारी याद है किसी को, लंपी आई थी, लंपी आई थी, गोट बॉक्स वायरस से होती है, कैप्री पॉक्स वायरस, हुआ था कोई इलाज, कुछ ही लगा लो, कोई इलाज नहीं, शरीर की प्रतिरक्षा इसको स्वयं भगा रही थी। सर आपकी हेयर स्टाइल सुपर, बेटा चिपक रहे ना मेरे बाल इसलिए बोल रहा है तू सर वापस टॉपिक पर आ जाओ। हाँ अरे तो बेटा तू बताएगा कब आना है टॉपिक पे, टॉपिक ही चल रहा है ये, वायरस वायरस में पूरा वायरस का टॉपिक क्लियर हो जाए, क्वेश्चन आते हैं बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट वाले, है ना। हाँ तो वापस टॉपिक पे आ ही गए अपन, मैं नहीं बोला था, टॉपिक अपना वायरस है ना, वायरस से दूर नहीं जाना है, दारू की बात ज्यादा नहीं करेंगे अपन, पता चला आज सिगरेट छोड़ के दारू ही पी लेते, सर ने बोला था। तो बेटा वायरस की अपन अगर बात करें, ऐसी लंपी आई थी, लंपी में हमारे पास कोई इलाज था क्या वायरस का, वायरस की किसी बीमारी का हमारे पास इलाज है ही नहीं। लास्ट में कौन भगाता है वायरस को, प्रतिरक्षा, कौन भगाता है, प्रतिरक्षा। इसलिए हमने वायरस के जितने भी रोग हैं उनके लिए वैक्सीन बना ली है, क्या बना लिए बेटा, वैक्सीन या टीका।
मतलब क्या है वैक्सीन का? वैक्सीन से आप इलाज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। पहली बात तो है, मैं आपको फिजियोलॉजी के अंदर भी बताऊंगा कि आप वैक्सीन की का उपयोग इलाज करने में नहीं कर सकते। इलाज समझ रहे हो ना? अगर कोई बीमारी हो गई, जैसे मान लो लंपी हो गई, तो उसके बाद में लंपी का वैक्सीन नहीं लगेगा। कोविड हो गया तो उसके बाद में कोविड का वैक्सीन नहीं लगेगा, क्योंकि वैक्सीन लगाया जाता है बचाव के लिए, ना कि उपचार के लिए। वैक्सीन किसके लिए लगाया जाता है? बचाव के लिए, ना कि उपचार के लिए। ठीक है? एक वायरस आया मान लो मेरे शरीर में, कोविड का वायरस आया, उसने मेरे अंदर क्या कर दी? बीमारी कर दी। मेरा शरीर कोविड को जानता ही नहीं था, मेरा शरीर कोविड के वायरस को जानता ही नहीं था, इसलिए उसको पहचान नहीं पाया। पहचान नहीं पाया तो जल्दी से उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बना पाया। मैं वैक्सीन के प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। मैं किसके प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं? वैक्सीन के। आपके सिलेबस में, ठीक है, अभी बता रहा हूं, वापस कहां बताऊंगा? फिजियोलॉजी के अंदर। क्लियर है बेटा? तो मैं क्या कह रहा हूं, वैक्सीन सीधा वायरस अपने शरीर के अंदर आया। जब वायरस अपने शरीर के अंदर आया, अब बताओ उस वायरस को हमारा शरीर पहले से जानता था क्या? नहीं जानता था। शरीर के अंदर आएगा और शरीर के अंदर तुरंत बीमारी करेगा। जितने में शरीर को ढंग से पता लगेगा उतने में तो वो बीमारी कर चुका है और अपनी बहुत ज्यादा संख्या बढ़ा चुका है, तो वो बीमारी हो जाती है। अब धीरे धीरे शरीर एंटीबॉडी बनाएगा तो धीरे धीरे वो बीमारी क्या होगी? सही होगी। लेकिन एक बार उसने बीमारी कर दी तो अब मेरा शरीर उस वायरस को पहचान चुका है कि नहीं पहचान चुका? कि भाई ऐसा कोई वायरस है कोविड नाम का, इसको हम जानते नहीं थे पहले से, लेकिन ये आता है तो बड़ी समस्या पैदा कर देता है शरीर के अंदर, धुआं धुआं कर देता है, फेफड़ों का सत्यानाश कर देता है। कौन? कोविड। लेकिन अब शरीर पहचान चुका है। क्या अब हमारे शरीर की प्रतिरक्षा कोविड नाम के वायरस को जानती है? जानती है कि नहीं जानती? अगली बार वायरस को आने दो। मेरे शरीर को जानता है कि नहीं जानता मेरा शरीर? भाई जो अपने उरी का अटैक हुआ था वो रात में हुआ था, सैनिक सो रहे थे अपने, आर्मी सो रही थी कि नहीं सो रही थी? तो वो मार के चले गए बहुत सारे सैनिकों को, आतंकवादी आए थे रात में, क्योंकि रात में ऐसा पता ही नहीं था कि रात में भी अटैक हो सकता है, तो ज्यादा हमने आर्मी को उस हिसाब से तैयार नहीं किया था। सोता आदमी अपनी बंदूक को ढूंढेगा सारी चीजें ढूंढने में, तो फिर कांड कर गए वो। लेकिन उस टाइम पता लग गया कि ऐसे ऐसे अटैक रात में भी हो सकता है, तो अगली बार से आधी आर्मी दिन में सोएगी, आधी आर्मी रात में सोएगी। तैयार कर दिया कि नहीं कर दिया हमने? तो अगली बार से अच्छे से अपन अपनी सुरक्षा कर पाएंगे, उनको मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे? सेम कहानी शरीर के साथ है। पहली बार शरीर के अंदर कौन आया? वायरस आया, शरीर जानता नहीं था, पूरा उसके अंदर बेहाल कर गया। हाँ, लेकिन अब हमारा शरीर जानता है कि नहीं जानता? मैं बोला था कि पहली वेव में तो मेरे अंदर 10-12 दिन में मैं सही हुआ था, दूसरी वेव में कोविड के वार्ड में रहा हूं, मास्क लगा के रहा था, डबल लेयर में मास्क लगाया था मैंने लगाने को, लेकिन कोविड वार्ड में रह रहा हूं, तो बेटा वायरस के संपर्क में आऊंगा कि नहीं आऊंगा? अरे आऊंगा कि नहीं आऊंगा? तो सीधी सी बात है, वायरस कहां जाएगा? मेरे शरीर में जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बीमार नहीं पड़ा, क्योंकि उस वायरस के खिलाफ मेरे शरीर में पहले से क्या है? अब प्रतिरक्षा। मेरा शरीर जानता है कि यह वायरस कैसा होता है, तो एंटीबॉडी बनी हुई है मेरे शरीर में, तो उस वायरस से मेरी प्रतिरक्षा ने क्या की? मेरी सुरक्षा की। यही कॉन्सेप्ट किसका है? वैक्सीन का। वैक्सीन का, वायरस की तो बात ही कर रहे हैं, वैक्सीन का। वैक्सीन में क्या करते हैं हम? जिंदा वायरस में इतनी चपेट मारते हैं, इतनी चपेट मारते हैं, इतनी चपेट मारते हैं। चपेट मारने का मतलब उसे ऐसा कर देंगे कि वो बीमारी करने लायक नहीं रहेगा, किसी भी माध्यम से करें, XYZ बहुत सारे तरीके होते हैं। तो वायरस को हमने ऐसा बना दिया कि अब वो बीमारी करने लायक नहीं बचा, लेकिन है तो वो वायरस, है तो वो वायरस। और उसको उठा के मान लो मेरे शरीर के अंदर लगा दिया, मेरे शरीर में वो वायरस गया जो बीमारी करने लायक नहीं बचा। है तो कोविड का ही वायरस, लेकिन अभी बीमारी मेरे अंदर नहीं करेगा। तो शरीर को क्या लगेगा? अरे यार कोई वायरस आया है नया, है ना, मार के हमारे शरीर में कोई वायरस नया घुसा है यार, ये तो बीमारी कर देगा, अलग ही वायरस है। तो शरीर क्या होगा? तुरंत इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी, एंटीबॉडी बनेंगी कि नहीं बनेंगी? बहुत सारी एंटीबॉडी बनने लग जाएंगी, है ना। उसको पहचान लिया जाएगा, हाँ भाई कोई नया वायरस है। पहचाना जा रहा है कि नहीं पहचाना जा रहा? अरे बोल रहा, और तुरंत बुखार आ जाएगा। शरीर पता है बुखार एक लक्षण है, कोई बीमारी नहीं है। शरीर अपने बचाव के लिए हमें बुखार लाता है। शरीर का तापमान बढ़ा दिया जाएगा। तापमान क्यों? शरीर का तापमान बढ़ेगा तो अब कोई भी रोग कारक जो शरीर के अंदर आया है वो उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। अधिक तापमान पर ग्रोथ क्या होगी? कम। इसलिए हमें बुखार आता है। बुखार कोई रोग नहीं है, बुखार तो रोग का लक्षण है। बुखार इसलिए लाता है शरीर, हाइपोथैलेमस ही तो कंट्रोल करता है ना टेम्परेचर को, तो हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को बढ़ा देगा, जिससे कि जो भी इंफेक्शन शरीर के अंदर आया वो क्या कर दे? उसकी ग्रोथ को कम कर दे। टेम्परेचर भी बढ़ गया, बुखार भी आता है कि नहीं आता? वैक्सीन लगवाने के बाद में बुखार आया, टेम्परेचर बढ़ा, बच्चा के तो हालत खराब हो जाती है। बच्चों में लगवाते हैं 2-3 दिन बुखार आ जाता है उनको, लेकिन शरीर के अंदर अब क्या बन चुकी है? एंटीबॉडी और मेमोरी सेल। क्या बन गई? मेमोरी सेल। मेमोरी सेल बन जाती है जो उसको याद रखती है, हाँ ऐसा भी कोई वायरस होता है, अगली बार आएगा तो तोते उड़ा देंगे, तोते किसके? उस वायरस के।
लेकिन वो वायरस तो हमने मरा हुआ डाला था, एक दो दिन में पता लग जाएगा शरीर को, अरे यार ये तो चोट हो गई मजाक हो गया हमारे साथ में, ये तो मरा हुआ था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मेमोरी बन गई कि नहीं बन गई। अगली बार अगर जिंदा वायरस हमारे शरीर में आया, मेरे शरीर में अगली बार कौन सा वायरस आया जिंदा, तो मेरा शरीर बताओ जानता है कि नहीं जानता उस जिंदा वायरस को भी, क्योंकि वो वायरस का भाई तो मेरे शरीर में पहले आया था, लेकिन वो भले ही मरा हुआ था, लेकिन शरीर को तो जिंदा ही लगा था वो। तो अब उसको जानता है कि नहीं जानता। अब बंदूक लेके खड़े हुए हैं, आ गया आ गया आ गया, मारो मारो, तुरंत क्या कर दिया जाएगा, उसको नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए वैक्सीन लगाया जाता है। समझ में आया? वैक्सीन क्यों लगाया जाता है? बचाव के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। किसको बूस्ट करने के लिए बेटा? इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है मेरी बात? बोलो, अब वैक्सीन से इलाज कर सकते हो क्या? एक तो पहले से वायरस आ रखा है बॉडी में, मरा हुआ वायरस और डाल दो, शरीर की तो हालत खराब हो जाएगी ना। शरीर कहेगा इतना वायरस लोड में कैसे संभालूं। तो बेटा जिनके पहले से कोविड था ना, अगर उन्होंने कोविड होते होते ही अपने वैक्सीन लगवा लिया था तो मर गए थे बहुत सारे लोग। वैक्सीन कभी भी बीमारी होने के बाद में नहीं लगाया जाता, पहले लगाया जाता है, याद रखना। और ऐसे सलाह दी जा रही थी जिनके कोविड हो गया है वो 2 महीने तक अपने कोई टीका ना लगवाए, क्योंकि अरे यार जिंदा वायरस जेल गए तो मरा वायरस आने से क्या फायदा होगा? जिंदा वायरस ही देखा है ना हमने, तो इम्यूनिटी तो बनी गई पहले से उसके खिलाफ। अब मरा वायरस डाल के क्या फायदा कर लोगे? कोई फायदा नहीं है। जिंदा वायरस को देखा है ना, समझ पा रहे हो? तो ये किसका प्रिंसिपल है बेटा? हाथ हटाओ जिन्होंने से हाथ बेटा नहीं, कॉपी नहीं लाया आज तेरी, रफ कॉपी में लिखेगा आज भी। अरे यार बना लो नोट्स वोट्स, कोई ना, हो गया, फीस जमा करा दी ना, फिर कॉपी लाओ बेटा। अब हो गई डेमो वेमो, एक दिन की होती डेमो, मजे लो पढ़ाई के। हैं कल ही करा दी, फिर बेटा कॉपी कॉपी लाओ यार, अभी रफ कॉपी में कब तक लिखोगे? रूम सेट और नहीं हुआ अभी? हाँ रूम सेट कर लो, कॉपी लाओ आराम से, है ना। और अपना ये लाइव कोर्स चालू करा लेंगे सारे बच्चे। लाइव कोर्स अपने आपकी शायद 100-150 रुपए जीएसटी के लेगी, ऐप लेती है वो, हम नहीं लेते, एप्लीकेशन लेगी। नहीं लिया? नहीं लिए 150? लेंगे 150 तो लेते हैं ये। तो 150 रुपए में कोई ना बेटा 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, ये बहुत फायदे की चीज है। क्या कह रहा है? पहले लिया है? तो पहले ही लेंगे ये हैं? रुपए तो अब देखो लेने पड़ते हैं, ये खुद के नहीं है, देखो ये कोचिंग नहीं ले रही है आपसे, एप्लीकेशन वाले ले रहे हैं, बाकी हमारी तरफ से तो मुफ्त है आपके लिए ये सेवा, है ना। तो आप क्या कह रहे हैं बेटा? हाँ वेरी, बहुत बढ़िया बेटा, कितना समझदार बच्चा है। तो ये आप चालू करवा लेना, है ना। अगर कोई चीज रिवाइज करनी हो, कोई चीज देखनी हो, तो ये आप यहाँ ऑनलाइन भी आप चीज को देख सकते हो। तो क्लियर है बेटा वायरस का कॉन्सेप्ट? तो वायरस क्या है? सबसे खतरनाक चीज है इस मार्केट की। तो ये ना ये जीव है ना ये सजीव है। तो मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? ना तो प्रोकैरियोटिक है ना ही यूकैरियोटिक है। क्या होता है? यह अकोशिकीय जीव है। क्या है बेटा ये? अकोशिकीय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एसेल्यूलर। कैसा जीव है बेटा ये? अकोशिकीय जीव है। दूसरा, ना सजीव है ना निर्जीव है। सजीव एवं निर्जीव के मध्य की क्या है? मध्य की योजक कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है। किस किस के बीच की बेटा? सजीव और निर्जीव के बीच। समझ में आया? कोई भी एंटीबायोटिक इसे नष्ट नहीं कर सकती। कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, कोई एंटीबायोटिक नहीं मार सकती। वायरस की जुकाम का भी इलाज है क्या तुम्हारे पास? ये बताओ तुम तो मुझे, जुकाम को किसी दवा से सही कर सकते हो? नहीं। 5 दिन रहेगा तो रहेगा। वायरल फीवर आता है, डॉक्टर क्या कहता है? 4-5 दिन तो लगेंगे, 4-5 दिन में सही हो जाओगे, तब तक ये बुखार उतारने की गोली पैरासीटामोल ले लो, बुखार ही उतरेगा, उससे वायरस नहीं मरेगा। वायरस को तो कौन भगाएगा? प्रतिरक्षा भगाएगी हमारी। जुकाम भी अपन लिवोसिट्रिजिन लेते हैं, जुकाम होता है जब। लिवोसिट्रिजिन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, पानी बहने को कम कर रही है, वो वायरस को नहीं भगा रही। लिवोसिट्रिजिन का प्रभाव जब खत्म होगा, शाम को वापस से नाक से पानी बहने लग जाएगा। अरे समझ रहे हो? चलो बेटा, तो कोई भी एंटीबायोटिक इसे नष्ट नहीं कर सकती, है ना। आनुवांशिक पदार्थ याद रखना बेटा, इसके अंदर क्या होगा बताओ?
बेटा नहीं, इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए भी हो सकता है और इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ आरएनए भी हो सकता है। जिनके अंदर आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है उन्हें आरएनए वायरस कहा जाता है, और जिनके अंदर डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है उन्हें डीएनए वायरस कहा जाता है। इसका अधिकतर जो पादप वायरस है ना बेटा, अधिकतर जो पादप वायरस समझ रहे हो, पादप वायरस वो हैं जो पादपों को संक्रमित करते हैं, जैसे टीएमवी तंबाकू मोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस तंबाकू को संक्रमित करता है। तो ये वाला वायरस क्या है बेटा, अधिकतर पादपों को संक्रमित करने वाले वायरस आरएनए वायरस है। कोविड आया था आरएनए वायरस है, एड्स का वायरस एचआईवी ये भी आरएनए वायरस है। तो वायरस आरएनए भी होते हैं और डीएनए भी हो सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है बेटा। ये आपकी जो बुक चलती है हुकुम सिंह शेखावत जी की, जब आप डिप्लोमा वही पढ़ते हो ना, शायद हिंदी में चलती है, जो सबसे घटिया बुक है बेटा मार्केट की, हुकुम सिंह, है ना। इससे घटिया बुक कोई है ही नहीं, अब मत पढ़ना। डिप्लोमा में पढ़ ली 2 साल, बहुत अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं, लेकिन अब उससे हाथ मत लगाना बेटा, सारे कॉन्सेप्ट खराब करके रख देगी वो किताब। उससे ज्यादा गलतियां तुम्हारी मार्केट की किसी किताब में नहीं है। और जेनेटिक्स और फिजियोलॉजी तो गलती से मत पढ़ लेना, चलती है मुझे पता है, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ ना, 2 साल आपने वही पढ़ी है डिप्लोमा में ना, चलती है, लेकिन अब आपको वो नहीं पढ़नी है, क्योंकि बेटा उससे क्या खराब होंगे, कॉन्सेप्ट खराब होंगे, गलतियां बहुत हैं उसके अंदर, है ना। अब पता है इसमें क्या लिखा हुआ है इस जगह पे, कि पादपों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। क्या लिखा हुआ है, पादपों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। इससे घटिया बात कोई हो ही नहीं सकती। अब आप तो याद कर लोगे इस चीज को, कई आपके टीचर भी इसको सही बता देंगे, टीचर भी महान होते हैं बेटा आपके कॉलेज में, टीचर भी नहीं बताएंगे कि चीज गलत है, और आपके दिमाग में कोई चीज क्या सेट हो गई, पादपों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, और इससे वाहियात कोई बात ही नहीं है, कि बहुत बड़ा ब्लंडर है बेटा ये, कि पादप के अंदर आनुवंशिक पदार्थ आरएनए नहीं। अरे यार जीवाणु के अंदर भी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। पादप तो बहुत बड़ी चीज हो गई, यूकैरियोटिक कोशिका है पादप तो, प्लांट किंगडम, पादप जगत ना, पादप तो बहुत बड़ी चीज है। जीवाणु के अंदर भी आनुवंशिक पदार्थ क्या है बेटा, बोलो, डीएनए है। जीवाणु समझ रहे हो ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, मैं कह रहा हूं सारी प्रोकैरियोटिक कोशिका ले लो, जीवाणु, सारी यूकैरियोटिक कोशिका ले लो, तुम्हारी फंजाई से लेके कितने किंगडम में, 5 जगत है बेटा। कौन कौन सा, मोनेरा जिसमें प्रोकैरियोटिक आते हैं, जीवाणु आते हैं, दूसरा है प्रोटिस्टा, उसके बाद है फंजाई, है ना, उसके बाद कौन सा है बेटा, प्लांट किंगडम, और फिर आता है एनिमल किंगडम। 5 किंगडम में बेटा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। केवल कुछ वायरस के अंदर क्या हो सकता है, आनुवंशिक पदार्थ, है ना। और ये यहाँ पे पादप जो है क्या होना चाहिए था, पादप वायरस, ऐसे वायरस जो पादपों को संक्रमित करते हैं। उसके अंदर तंबाकू के अंदर तो डीएनए है, लेकिन तंबाकू को संक्रमित करने वाले वायरस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है। तो ऐसे ही हार्ट के अंदर जाने 4 लेयर बता रखी है उन्होंने, ऐसी बहुत गंदे गंदे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं बेटा, है ना। मैंने ज्यादा देखी नहीं है, थोड़ी बहुत देखी है, तो काफी गलतियां है ना, और गलतियां सुधारी भी नहीं गई है काफी लंबे टाइम से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। अभी आपको क्या पढ़ना है, केवल और केवल अपनी नोट्स, थ्योरी आपको कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारी नोट्स में सब कुछ है और उससे ज्यादा ही है, और एकदम सही है, कहीं डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 16 से पढ़ा रहे हैं बेटा, है ना। आपको कई चीजें, जैसे मैं आपको बताऊंगा सेल डिवीजन के अंदर मैं आपको बताऊंगा डीएनए सिंथेसिस एस फेज में होता है। और एक मार्केट की बहुत बड़ी किताब जो ऐसे कहते हैं कि भाई इस किताब ऐसे, वो ही वादा करते थे कि इस किताब से बाहर कुछ नहीं जाएगा। खैर 2022 में भ्रांति टूट गई, 60 से ज्यादा क्वेश्चन आए ही नहीं, 20 क्वेश्चन बाहर थे। खुद कोचिंग वाले बच्चे गाली दे रहे थे उनको, अब भी दे रहे हैं, है ना। बच्चों के साथ में गलत किया था ना, लाए माने की हिम्मत नहीं हुई थी। तो बेटा उस किताब के अंदर दे रखा है जाइगोटीन में डीएनए संश्लेषण होता है। मतलब ही नहीं है यार, जाइगोटीन में कहां से हो जाएगा, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है डीएनए संश्लेषण से। तो ऐसी गलतियां भी बेटा कई दे रखी हैं। तो हमारे मैटर पे आप डाउट ना करें, हमारा मैटर बेस्ट है, हमने सारा देखा हुआ है मार्केट का मैटर, सारी किताबें, डिग्री किताबें सब देख के तब आपके साथ एकदम ऑथेंटिक चीज दी जा रही है। कोई भी टीचर नया नहीं है, सब अनुभवी टीचर है ना। मेरी बात कर लो तो मैं पिछली 2 भर्तियों से पढ़ा रहा हूँ, बीपी सर 16 से ही पढ़ा रहे हैं, वो तो मेरे काफी सीनियर है, बुद्धि प्रकाश जी। डीएस बॉस उधर पढ़ाते हैं, वो आपके 16 से पढ़ा रहे हैं, वो तो मेरे से 10 साल सीनियर है डीएस बॉस। और ये बॉस है मेरे से 5 और 3 8 साल सीनियर है बीपी बॉस मेरे से, है ना। तो ये काफी, ये 16 से ही पढ़ा रहे हैं, मैं 2 भर्तियों से पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे मैटर को हमने देख लिया, है ना, हमारे मैटर में कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, थ्योरी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। आपको करना है दूसरी किताब लाके तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना,
मार्केट का किताब का कोई भी क्वेश्चन आपसे रुकेगा नहीं बेटा, समझ रहे हो। हमारा मैटर पढ़ने के बाद में कोई भी किताब ले आना, रुकेगा नहीं। एक किताब ऐसी भी चलती है जो डिग्री का मैटर डाल रखा है, ठीक है। कौन सी किताब है वो, ये पहले यही चलती थी एक कोचिंग, हाँ डिग्री का मैटर डाल रखा है, वो डिग्री का मैटर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। तो ऐसे दिमाग खराब करते हैं, उसने तो शॉर्ट नोट्स बना रखी है किताबों में, उसने डिग्री का मैटर डाल दिया, कोई बीच की चीज नहीं पढ़ा रहा है डिग्री और डिप्लोमा की, डिप्लोमा से ज्यादा और डिग्री से कम। ना डिग्री का पढ़ना है और ना केवल डिप्लोमा तक रहना है, थोड़ा सा ज्यादा लेके चलना है, वो आपको शिवालय ही दे पा रहा है बेटा, ठीक है ना। अरे क्लियर है, हाँ। तो इस चीज का आप ध्यान रखो। तो आनुवंशिक पदार्थ बेटा, आनुवंशिक पदार्थ क्या हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। किसके अंदर, वायरस के अंदर। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब मैंने यहाँ पे क्या लाइन लिखी है, मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है कि सभी जीवों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है, डीएनए होता है। अब बताओ सही है गलत है, बिल्कुल सही है। सभी जीवों का मतलब क्या है, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, सभी के अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए। वायरस को क्यों नहीं ले रहा, वायरस जीव ही नहीं है, वायरस तो सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है, तो मैं उसे सजीव क्यों बोलूं, आधा सजीव है आधा निर्जीव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका, और वायरस ना प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है। वायरस प्रोकैरियोटिक में भी नहीं आता और ना ही यूकैरियोटिक में आता है। वायरस को तो अकोशिकीय जीव बोला है ना हमने, बिना कोशिका वाला जीव है वो तो यार, समझ में आ रहा है। तो बेटा वो इसके अंदर नहीं आएगा आनुवंशिक पदार्थ। वायरस को छोड़ के सबके अंदर क्या होता है, डीएनए। तो चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक में कौन आता है, जीवाणु, यूकैरियोटिक में सारे, ठीक है ना। आरएनए किस में हो सकता है, कुछ वायरस में क्या होता है बेटा, ये आनुवंशिक पदार्थ होता है। किसके अंदर बेटा, कुछ वायरस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है। अरे होता है कि नहीं होता। अब बताओ स्थिति कितने बजे तक है, 2 घंटे है ना। स्थिति बताओ बेटा, स्थिति का मतलब क्या, कौन कहां ज्यादा पाया जाता है। तो डीएनए कहां ज्यादा पाया जाएगा, कहां ज्यादा पाया जाएगा डीएनए, केंद्रक में या कोशिका द्रव्य में। याद रखना बेटा, डीएनए तो अधिक केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए अधिक कहां पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। समझ में आ गया, बोलो। तो डीएनए अधिक कहां मिलेगा, मैंने नहीं बताया था, कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्र, केंद्र के अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। नए बच्चे भी ध्यान रखना बेटा, कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्र, केंद्र के अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होता है जीन। क्लियर है मेरी बात, वेरी गुड बेटा। तो केंद्रक में कौन ज्यादा मिलेगा, डीएनए, और कोशिका द्रव्य में कौन ज्यादा मिलेगा, कोशिका द्रव्य में कौन ज्यादा मिलेगा, आरएनए। ठीक है, और कोई अंतर याद आ रहा है, लिख लो। तुमको दिख रहा है बेटा इधर से, बीपी बोस ने क्लास ली थी क्या एनाटॉमी की, उसके बाद उनका थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है, हाथ में थोड़ी चोट लग गई है उनके, इसलिए अभी नहीं आ पा रहे हैं वो, है ना। मंडे से आपके रेगुलर आएंगे वो। बारिश आ रही है तो रोड स्लिपरी हो रही है, ध्यान से चला करो। क्या कह रहा है, जयपुर है ये, मतलब जयपुर कहीं भी हो पर फिर भी अपने ध्यान से चलो। बॉस ने नुकसान के लिए, वो तो ठीक है, राइट हैंड में लगी है और वो लेफ्ट ही है, तो पढ़ा पाएंगे तुम्हें, फ्रैक्चर हो गया है हाथ में, तो कैसे पढ़ा पाते।
बातें नहीं बेटा। चले बेटा। चले। तो बेटा इसी के साथ में आपका क्या समाप्त होता है, डीएनए और आरएनए वाला, मतलब न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक। न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों का छूटा है वो टेंशन ना लें, आपको रिवाइज करा दिया जाएगा। लेकिन एक बार आपको एक काम करना है, ये लाइव कोर्स चालू करा लेना, ठीक है ना। यही आपके रिकॉर्ड हो रखी है सारी क्लास, तो वहां से नोट्स बना लेना और समझने का ट्राई करना, जिससे आप दोबारा मैं तुम्हें समझाऊं, ज्यादा टाइम आपको ना लगे। समझ में आ गई मेरी बात। लाइव कोर्स से आप एक बार नोट्स अपनी जरूर बना लेना। यहाँ तक की कितनी क्लास लगी है, शायद 5-6 घंटे लगी है ना। 5-6 घंटे की क्लास हुई है, तो ये आप 5-6 भी नहीं हुई शायद, जितनी भी हुई है आप उसकी नोट्स बना लेना अपनी, है ना। है ज्यादा हो गई, जो भी है XYZ, है ना। ये लिखो बेटा बायस, इसको बॉक्स में बंद कर दे, कैसे भी लिख लो, बॉक्स में बंद कर देना, नहीं तो। आज ऑनलाइन वाले कम कैसे जुड़ रहे हैं, ये ऑनलाइन का नुकसान है। बच्चा ऑनलाइन में फिर मनमर्जी करने लग जाता है, कभी आ गए कभी नहीं आए। समझ रहे हो ना तुम, अनुशासन नहीं रहता है ऑनलाइन में। उधर से नहीं दिख रहा हो तो बेटा इधर आ जाना, है ना। तुम्हारे साथ वाले बच्चे कहाँ हैं अभी, क्लासमेट, कोचिंग कर ली या कर रहे हैं, या घर बैठे। ज्यादातर तो घर बैठे होंगे, है ना। 10 तारीख का, 10 को क्या बजट। लिख लिया। चलो भाई, लिख लिया ना।
हेडिंग डालो बेटा, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत। अरे सुनो, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल पढ़ा था ना अपन ने, उसमें एक चीज अपने वैज्ञानिक का नाम तो लिखा ही नहीं है ना, वॉटसन एवं क्रिक, उसमें लिखो डीएनए का द्विकुंडलित सिद्धांत, कल अपन ने लिखा था ना, हेडिंग डाली थी जहां पे, लिखो यह सिद्धांत वाटसन एवं क्रिक के द्वारा 1953 में दिया गया। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल कल लिखा था अपन ने, डायग्राम भी बनाया था, तो वहां लिख लो यह सिद्धांत वॉटसन एवं क्रिक द्वारा 1953 में दिया गया, 1953। यह सिद्धांत वॉटसन एवं क्रिक द्वारा 1953 में दिया गया। है यह सिद्धांत वॉटसन एवं क्रिक द्वारा कब दिया गया बेटा? 1953। बाद में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। घर वाले बोल देते हैं बाद में लगा लेना क्लास, क्यों? नहीं सर, हम तो रोजाना टाइम पर ऐड रहते हैं। बेटा तुम तो ऐड हो तभी तो इतने हैं, मैं तो 6 जने गायब हैं आज। नॉर्मल जो रहते हैं उससे 6-7 लोगों की संख्या आज कम है, इसलिए बोला मैंने। बाकी रेगुलर वाले बच्चे तो होते ही हैं। रेगुलर रहना बहुत जरूरी है चीजों में ना, क्योंकि आप क्लास में रेगुलर नहीं हो तो फिर आपका मन नहीं लगेगा, आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। बात नहीं बेटा, अरे सेंट्रल डोगमा सिद्धांत की अपन बात कर रहे हैं, पेन रख दो नीचे, समझेंगे पूरा। सेंट्रल डोगमा सिद्धांत दिया गया बेटा क्रिक द्वारा। देखो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल तो किसके द्वारा दिया गया था? वॉटसन एवं क्रिक दोनों द्वारा। लेकिन बात करें सेंट्रल डोगमा सिद्धांत केवल किसके द्वारा दिया गया? क्रिक द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? क्रिक द्वारा दिया गया। दिया गया कि नहीं दिया गया, है ना? अब ये सिद्धांत होता क्या है, समझना मेरी बात को। सेंट्रल डोगमा सिद्धांत पहली बात तो हमें समझाता क्या है, तो समझना ये डीएनए की अभिव्यक्ति समझाता है। क्या समझाता है? डीएनए की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन, है ना? एक्सप्रेशन ऑफ द डीएनए। डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है? हम बोलते हैं ना डीएनए ही, डीएनए के अंदर जीन होते हैं, डीएनए और जीन एक ही बात हो गई। और डीएनए या फिर जीन हमारे लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है, कि जो भी हमारा लक्षण है वो हमारे डीएनए की वजह से है, नहीं बोलते? तो लक्षण डीएनए की वजह से कैसे है? डीएनए ने स्वयं को कैसे अभिव्यक्त किया कि उससे लक्षण प्रदर्शित हुआ, ये चीज हमें देखना है। बोलो राधे राधे। तो डीएनए की अभिव्यक्ति को क्या करता है बेटा? ये को समझाता है। अरे है ना? तो क्वेश्चन पहला अगर ये पूछ ले कि सेंट्रल डोगमा सिद्धांत क्या बताता है? डीएनए की अभिव्यक्ति बताता है। किसके द्वारा दिया गया? अब देखो बेटा सेंट्रल डोगमा सिद्धांत होता क्या है? होता क्या है? डीएनए है ये, मैं बता दूं बेटा मैं बताऊंगा, पैसे मुझे मिले, कल को तू बोले कि अपनी तनख्वाह मुझे दे दो आधी। डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। क्लियर है? ये सेंट्रल डोगमा सिद्धांत है मेन। अब समझना है क्या, ये तो मेन चीज है कि डीएनए पहले एमआरएनए बनाएगा, उसके बाद में क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। एक कहानी सुनाता हूं बेटा मैं तुम्हें, सुन ले। कहानी ऐसी है कि बहुत पुराने जमाने की बात है ना? एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। यही थी बेटा कहानी तो उसी टाइम पे एक और राजा था, नाम था महाराजा श्री श्री 1008 श्री डीएनए महाराज। क्या नाम है महाराज का? डीएनए नाम का एक राजा पाया जाता था, है ना? अब राजा तो, इस राजा की दो खासियतें, इस राजा की कितनी खासियतें? दो खासियत। एक तो ये राजा जहां पाया जाता है वहीं पाया जाएगा, अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। समझ में आया? क्या डीएनए कहां पाया जाता है? मैंने बताया था डीएनए अधिक कहां पाया जाता है? केंद्रक में। आरएनए अधिक कहां पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। तो डीएनए अधिक कहां पाया जा रहा है? केंद्रक में, तो वहीं पाया जाएगा, अपनी जगह से हिलेगा डोलेगा। समझ में आएगी नहीं आई मेरी बात? दो चीजें यही है। पहली चीज तो डीएनए कहां पाया जाता है? अधिक केंद्रक में।
और दूसरी चीज अपनी जगह से हिलेगा डोलेगा नहीं। ये चीजें याद रख लोगे, बोलो। ये याद रखना है, बाकी सेंट्रल डोगमा में आपको कुछ याद नहीं रखना है, सारा अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहली चीज कहां दिख पाया जाता है? डीएनए दिख कहां पाया जाता है? आरएनए दिख कहां पाया जाता है? और डीएनए जहां पाया जाता है, आरएनए अपनी जगह से हिल डुल सकता है, लेकिन डीएनए जहां पाया, राजा महाराजा आदमी यार अपनी जगह से हिलेंगे क्या? डीएनए जहां मतलब केंद्रक में पाया जाता है तो केंद्रक में ही पाया जाएगा, अपनी जगह से कहीं भी। बोलो राधे राधे। तो डीएनए राजा महाराजा आदमी नाम चलता था दूर दूर के राज्यों में, जहां जहां डीएनए का नाम पहुंचता था धरती कांप जाया करती थी, राजकुमारियां हैरान हो जाया करती थी। उन्हीं राजकुमारियों में से एक राजकुमारी थी प्रोटीन। राजकुमारी प्रोटीन। जब महाराजा डीएनए हो सकते हैं तो राजकुमारी प्रोटीन नहीं हो सकती क्या? तो नाम इतना विख्यात था महाराजा डीएनए का, जहां नाम पहुंच जाया करता था वहीं की राजकुमारियां फैन हो जाया करती थी। उन राजकुमारियों में से ही बड़ी सुंदर एक राजकुमारी थी, राजकुमारी प्रोटीन। जब राजकुमारी प्रोटीन को महाराजा डीएनए ने देखा तो वो उनके सपनों की राजकुमारी बन गई। किसकी राजकुमारी बन गई? कि राजा डीएनए ने राजकुमारी प्रोटीन को देखा और राजकुमारी प्रोटीन ने महाराजा डीएनए को देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखते देखते प्यार हो गया। क्या हो गया बेटा? प्यार, इश्क, मोहब्बत पगले। क्या हो गया? प्यार, इश्क, मोहब्बत। प्यार इतना गहरा था कि वो उसकी यादों में खोया है और वो उसकी यादों में खोई है। दोनों एक दूसरे की यादों में खोए हुए। कौन? डीएनए और राजकुमारी प्रोटीन। अरे बोलो ना, राजकुमारी कौन है? प्रोटीन। और महाराजा कौन है? लेकिन पहले ही एक चीज क्लियर कर दी कि महाराजा डीएनए अपनी जगह से हिलेंगे डुलेंगे। राजा महाराजा जहां पाए जाते हैं वहीं पाए जाएंगे। राजकुमारी तुझे आना है तो मिलने आ जाना, अपन टाइम ही नहीं है यार डीएनए के पास में, बहुत बिजी है। अभी इस राज्य को जीतना है, उस राज्य को जीतना है, इस राजा से अपने राज्य को बचाना है, सारी टेंशन चल रही है किसको? डीएनए को। लेकिन याद बहुत जोर से आ रही है कि मेरी बाबू प्रोटीन मुझे सोच के रो रही होगी, मेरी बाबू प्रोटीन ऐसे कर रही होगी, मेरी बाबू प्रोटीन ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, मेरे बाबू ने खाना खाया क्या। ये सारी चीजें डीएनए के मन में चल रही है। उधर राजकुमारी प्रोटीन उसकी यादों में तड़प रही है। हाथ हटा ले बेटा, कहानी है, कहानी में तो जोश ले। ऐसे भावुक हो गया, रोएगा अब बस। तो बेटा अब क्या करेगा? अब डीएनए एक लेख लिखेगा, लेटर, लव लेटर है ना, कि फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है। कौन बोल रहा है बेटा? कौन बोल रहा है? डीएनए बोल रहा है। तो डीएनए ने लिखा लव लेटर। क्या लिखा? लव लेटर। लव लेटर मतलब लेख लिखा ना। अब खुद तो देने जा नहीं सकता, टाइम कहां है बेचारे के पास। तो लव लेटर को भेजने के लिए बुलाया अपने राज्य के डाकिया को। डाकिया मतलब मैसेंजर, संदेशवाहक। अरे बोलो, किसको बुलाया? संदेशवाहक को। तो डीएनए ने लेख लिखा और लेख लिख के किसको दे दिया? मैसेंजर को। किसको दे दिया बेटा? मैसेंजर को। मैसेंजर मतलब संदेशवाहक आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ये इसके राज्य का मैसेंजर है। तो डीएनए ने क्या लिखा? लेख लिखा। तो इस क्रिया को क्या बोल दूं मैं? क्या बोल दूं मैं बेटा? अनुलेखन। ठीक है। और लेख लिख के लव लेटर किसको दे दिया? मैसेंजर आरएनए को, कि जा मेरी प्यारी राजकुमारी प्रोटीन को ये लेटर देके आ जा और बोलना कि इसमें मेरा दिल रख के भेजा है मैंने। समझ रहे हो ना? तो बेटा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? जो मैसेंजर आरएनए है, सिर झुकाया, सिर झुका के लव लेटर को लेके निकल पड़ा कि जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, जाके मैं इस लव लेटर को आपकी राजकुमारी प्रोटीन को पहुंचा के आ जाऊंगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तुझे सब पता है, तू ही दावो है हमारे ने। यही है वो मैसेंजर। समझ रहे हो ना? एलएसए में आ जाओ, आ जाओ, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। उधर ही बैठ जाओ, नहीं यहाँ बैठ जाओ, उधर ही बैठ जाओ, यहाँ से फिर दिखेगा नहीं इन बच्चों को। इधर आ जाओ, इस पर इधर आ जाओ, बहुत बढ़िया। तो कहानी कहाँ थी बेटा अपनी? क्या नाम है बेटा आपका? विकास। कहां से? नीम का थाना सीकर, अब तो अलग ही जिला बन गया। चलो बहुत बढ़िया।
तो कहानी अपनी थी कि डीएनए ने क्या लिखा, लेख लिखा, लव लेटर लिखा, और लिख के किसको दे दिया बेटा, मैसेंजर आरएनए को, और बोला कि जा इस लेटर को राजकुमारी प्रोटीन को देके आ जा। समझना बेटा, इधर समझो एक बार, बाद में लिखना। ये अपना सेंट्रल डोगमा सिद्धांत चल रहा है। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन। ये अपना राजा है और ये अपनी राजकुमारी है। ये अपना क्या है बेटा, राजा, और ये क्या है, अपनी राजकुमारी। राजा ने एक लव लेटर लिखा और किसको दे दिया, मैसेंजर आरएनए को दे दिया। एम मतलब मैसेंजर, संदेशवाहक। किसने लिखा लव लेटर, डीएनए ने। लिख के किसको दे दिया, मैसेंजर को। तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, अनुलेखन। अनुलेखन लिखा, क्लियर है, और लिख के मैसेंजर को दे दिया। मैसेंजर दौड़ा दौड़ा जा रहा है और दौड़ा दौड़ा जाके किसके पास पहुंचा, राजकुमारी प्रोटीन के पास, और बोला कि महाराजा डीएनए ने आपके लिए लव लेटर भेजा है राजकुमारी। किसको बोला, प्रोटीन को। लव लेटर को देखते ही जोर जोर से राजकुमारी रोने लगती है कि हाय मेरे प्रियतम खुद नहीं आए, लव लेटर भेज दिया। बताओ, ये भी कोई बात है, ये भी कोई बात है, ये तो गलत हुआ। कौन बोल रही है, राजकुमारी प्रोटीन। रोते रोते नाक को पहुंचते हुए बोली कि हे मैसेंजर आ रहे ने, हे डाकिया, एक दिक्कत है। बोला बताइए राजकुमारी, आप तो आदेश कीजिए, मेरी गर्दन काट के आपके सामने रख दूंगा मैं। कौन बोला, ऐसे ही हुआ करते थे पहले, ये मैसेंजर बढ़िया लॉयल हुआ करते थे, राजा के लिए गर्दन कटा दे, है ना, टॉप सीक्रेट वाली बातें रखा करते थे अपने पास। तो राजकुमारी बोलती कि दिक्कत ये है कि मैं तो अनपढ़ हूं। क्या क्या बोली राजकुमारी, मैं तो अनपढ़ हूं, अब मैं इस लव लेटर को कैसे पढ़ूंगी, मैं तो क्या हूं, अनपढ़। फिर मैसेंजर बोलता है कि अगर राजकुमारी आपकी आज्ञा हो, वैसे तो महाराजा डीएनए मेरी गर्दन काट सकते हैं इस बात पर, लेकिन अगर आपका आदेश हो तो मैं इस लेटर को पढ़ के सुना सकता हूं, क्योंकि महाराजा डीएनए ने मुझे कह के भेजा है कि राजकुमारी को किसी प्रकार की कोई समस्या, वो डीएनए को भी नहीं पता था ये अनपढ़ है। दिक्कत ये हो गई, नहीं तो पहले ही बोल देता ना कि कहानी भाई उसको सुनानी है जाके, लेकिन राजकुमारी ने बताया कि मैं तो क्या हूं, अनपढ़, तो तुम मुझे इस लेटर को, तो बेटा उसने वादन कर दिया उसका। तो उस लेटर का क्या किया, वादन। वादन मतलब पढ़ के सुनाना। कहानी का वादन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बेटा एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता है, अनुवादन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन। ठीक है, अब मैंने वैसे तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि भाई डीएनए से एमआरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन कहलाता है, इतनी सी देर में खत्म हो जाता है। इसे बताने के पीछे कारण है बेटा, 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है एलएसए में कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण क्या कहलाता है। और एक लड़का था बेटा उस वाली ब्रांच जो जोटवाड़ा पे, वो लड़का 2018 में पेपर दिया उसने, और वो ये क्वेश्चन गलत करके आ गया। ट्रांसक्रिप्शन की जगह क्या करके आ गया, ट्रांसलेशन। उसका सिलेक्शन 1 नंबर से रुका था। ये क्वेश्चन गलत करने वाले थोड़ी होते, लेकिन रुक गया। 4 साल खराब हुई, 22 में सेलेक्ट हो गया, खैर वो वापस। लेकिन 4 साल खराब हुई कि नहीं हुई बेटा, अरे बोलो ना। बस ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है, क्लियर है। इसलिए कहानी फिर मैंने बनानी पड़ी मुझे तुम्हारे लिए। क्या कह रहा है, वो भूल गया, हम थोड़ी भूलेंगे। यही तो होता है, सिली मिस्टेक बोलते हैं इसको बेटा। अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी नहीं रखना। याद रखना, सिली मिस्टेक जो होती है ओवर कॉन्फिडेंस ही कराता है। ऐसा थोड़ी है उसको आती नहीं थी चीज। पेपर में जो अपना दिमाग होता है ना, वो हाइपर एक्टिव होता है। हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन का जो लेवल है बहुत हाई होता है, और जब एड्रेनलिन हाई होता है तो कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा बेटा, उसको कहानी सुना दी होती तो गलती कहां करता। 18 में मैंने नहीं पढ़ाया था ना। मैंने 22 में पढ़ाया, तभी तो सेलेक्ट हो गया वो। पगले समझता ही नहीं है तो। मैंने 18 में पढ़ा दिया होता तो रुकता क्या। जेनेटिक्स मैंने पढ़ाई नहीं। जेनेटिक्स मैंने बेटा 22 वाली भर्ती में पढ़ाई है शिवालय में, फिर बीकानेर में पढ़ाता था पहले 18 वाली में मैं डिग्री के साथ में। चले बेटा, अरे बोलो ना। अब क्या है, ये सब 2 चीजें हो गई। डीएनए से क्या बनता है, अब अपन नॉर्मल चीज की बात करेंगे। डीएनए क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है। डीएनए की जो सूचना है उसके आधार पर क्या बनेगा, एमआरएनए। डीएनए की सूचना किस में आ जाएगी, एमआरएनए के अंदर आ जाएगी। एमआरएनए में जो सूचना है उसके आधार पर क्या बनेगी, प्रोटीन। मतलब जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए,
जो एमआरएनए में सूचना आई है वो किसकी आई है? डीएनए की। तो जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए, जैसा एमआरएनए वैसी प्रोटीन, और जैसी प्रोटीन वैसा एंजाइम। क्योंकि बेटा एक चीज याद रखना कि इस मार्केट के 99.9% एंजाइम किसके बने होते हैं बेटा? तो वापस इधर ही ले आते हैं यार। एक चीज याद रखना बेटा, एक लाइन में लिख रहा हूं यहां पे, क्या लाइन है कि सभी एंजाइम किसके बनने होते हैं? प्रोटीन के। ये लाइन एकदम सही है बेटा कि सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। हार्मोन प्रोटीन का भी हो सकता है, वसा का भी हो सकता है, अमीनो अम्ल का भी हो सकता है, और भी चीजों का हो सकता है, लेकिन एंजाइम सभी किसके बने होंगे बेटा? प्रोटीन के। केवल एक अपवाद है। केवल कितना अपवाद है बेटा? एक। और वो अपवाद कौन सा है? राइबोजाइम। कौन सा अपवाद है बेटा? राइबोजाइम। और राइबोजाइम किसका बना होता है? आरएनए का बना होता है। कौन बेटा? राइबोजाइम। एक ही, अब तक मान लो कि 1 लाख एंजाइम खोजे गए हैं, तो 1 लाख में से केवल एक ही ऐसा एंजाइम है जो किसका बना हुआ है? मतलब जो किसका नहीं बना हुआ है? प्रोटीन का। बाकी जो 1 लाख में से एक के अलावा, 1 लाख तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, और भी ज्यादा हो सकते हैं एंजाइम। तो जितने भी एंजाइम खोजे गए हैं सब किसके हैं? प्रोटीन के। अब ये कह तो इसको अपन कोई ज्यादा माइंड नहीं करते, तो क्या बोल देते हैं ये लाइन बिल्कुल सही है, सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। ये इसलिए लिखा है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई एक एंजाइम ऐसा कौन सा है जो प्रोटीन का नहीं बना होता? राइबोजाइम। किसका बना होता है? तो बेटा डीएनए के आधार पर क्या बना? एमआरएनए के आधार पर क्या बनी? प्रोटीन। प्रोटीन, सब जो प्रोटीन है वो क्या बनाती है? एंजाइम। तो जैसी प्रोटीन वैसा एंजाइम। एंजाइम उपयोगी होते हैं बेटा हमारे शरीर के, या हमारे जितने भी पेशेंट हैं, जानवर हैं, उनके शरीर के मेटाबॉलिज्म, उपापचय में। उपापचय या मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बताओ। उपापचय क्या है बेटा? मेटाबॉलिज्म क्या है? हाँ सही बोल रहा है, वेरी गुड बेटा। क्रिया क्या? कौन सी क्रिया बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। क्रिया सही है, रासायनिक अभी और लगा दे इसमें, रासायनिक अभिक्रिया। हमारे शरीर में या हमारे जानवरों के शरीर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती कि नहीं होती? बेटा मैं बोल भी पा रहा हूं ना, तो ये बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के रिजल्ट के परिणाम के स्वरूप बोल पा रहा हूं। मैं खड़ा हो पा रहा हूं तो लाखों रासायनिक अभिक्रियाएं इसके पीछे चल रही है। समझ रहे हो? मैं सोच पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, मैं कुछ भी कर पा रहा हूं। मेरे शरीर में जो भी काम हो रहे हैं वो कब किससे हो रहे हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रियाओं से हो रहे हैं। बिना रासायनिक अभिक्रियाओं के एक भी काम संभव नहीं है। और हमारे शरीर की समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को मिलाकर ही अपन क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताओ, जैसा डीएनए वैसा, सब बोलेंगे, जैसा एमआरएनए वैसी, जैसी प्रोटीन वैसे, और जैसा एंजाइम वैसा मेटाबॉलिज्म। क्योंकि बेटा मेटाबॉलिज्म में रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, और एक भी रासायनिक अभिक्रिया बिना एंजाइम के नहीं होती। रासायनिक अभिक्रिया कराते ही कौन है? एंजाइम। बहुत बढ़िया, लिख दे बेटा, है ना? लिख के क्या बहुत मजा आ जाएगा तुझे, नोट्स बड़ी शानदार बन जाएंगी। और नोट्स बेटा सजा देना, दीवार पे चिपका देना इनको। समझ में तो आई नहीं वो नोट्स? नोट्स हमसे ही ले जाना, ऑनलाइन बननी है, पीडीएफ डाल देंगे, वहां से बना लेना। नोट्स बनाने के लिए क्लास में बेटा हम नहीं आते हैं, क्या बनाने आते हैं? समझने आते हैं। नोट्स तो बनी जाएंगे, नहीं बने तो हमसे ले जाना तुम। यार क्या बात कर रहे हो तुम यार, इतनी क्या टेंशन ले रहा है? समय नहीं देता क्या हमें नोट्स के लिए बेटा? स्ट्रेस क्यों कर रहे हो? नोट्स नहीं बनानी, जब मैं पढ़ा समझा रहा हूं तो समझो, नोट्स बनवा रहा हूं तो नोट्स बनाओ। तो डीएनए से क्या बनता है? डीएनए के आधार पर सीधा बैठ, डीएनए के आधार पर एमआरएनए, एमआरएनए के आधार पर जैसा प्रोटीन वैसा, जैसा एंजाइम वैसा, और शरीर में जैसा मेटाबॉलिज्म वैसा लक्षण। जैसी अभिक्रियाएं होंगी वैसा ही तो लक्षण निकल के आएगा। बोलो। मतलब जैसा डीएनए वैसा, जैसा एमआरएनए वैसी, जैसी प्रोटीन वैसा, जैसा एंजाइम वैसा, जैसा उपापचय वैसा, मतलब जैसा डीएनए वैसा। यही तो साबित करने के लिए लगे थे कि डीएनए खुद को अभिव्यक्त कैसे करता है, डीएनए लक्षण प्रदर्शित कैसे करता है, ऐसे करता है। यह है सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। डीएनए अपने आप लक्षण प्रदर्शित करेगा। डीएनए, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं?
जीन। डीएनए का छोटा सा टुकड़ा क्या है? जीन। समझ रहे हो ना, डीएनए के अंदर ही तो जीन पाए जाते हैं। बस तो डीएनए या जीन खुद को ऐसे प्रदर्शित करता है, पहले अपनी सूचना को एमआरएनए में भेजता है, एमआरएनए से सूचना प्रोटीन में जाती है, प्रोटीन की सूचना से एंजाइम बनते हैं, एंजाइम मेटाबॉलिज्म कराते हैं, जैसा मेटाबॉलिज्म होगा वैसा लक्षण प्रदर्शित होगा, अर्थात जैसा डीएनए है वैसा लक्षण। अरे बोलो ना, हो बोलो बेटा, हो हा हा हे लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। तो बेटा डीएनए से क्या बन सकता है? ये तो हो गई अलग वाली बात। डीएनए एकमात्र ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो स्वयं की कॉपी बना सकता है। इस सृष्टि में पाए जाने वाले जितने भी जैव अणु हैं, बायोमोलिक्यूल हैं, उनमें से अकेला कौन? डीएनए ऐसा है जो खुद की कॉपी। प्रोटीन अपनी कॉपी बना सकती है क्या? नहीं। आरएनए अपनी कॉपी बना सकती है? नहीं। विटामिन अपनी कॉपी बना सकती है? नहीं। कोई भी खनिज अपनी कॉपी बना सकता है? नहीं। केवल कौन है ऐसा जो अपनी कॉपी बना सकता है? डीएनए। कौन है? तो डीएनए स्वयं की कॉपी बना सकता है। इस क्रिया को अपन बोलते हैं बेटा चल झूठी हट पगली डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए निर्माण क्या कहलाता है बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? डीएनए प्रतिकृतिकरण। कोई ना बेटा, इट्स ओके। तो डीएनए से डीएनए सब चला, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सब चलता है भाई। गलत नहीं बोलोगे तो सीखोगे कैसे? तो बेटा डीएनए से क्या बनता है? डीएनए। इसको अपन क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? डीएनए प्रतिकृतिकरण। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड बेटा। अब समझो, अब समझना मेरी बात को बेटा। कौन कहां होता है ये और देख लेते हैं। डीएनए क्वेश्चन आता है, डीएनए रेप्लिकेशन कोशिका द्रव्य में होता है या केंद्रक में होता है? ट्रांसक्रिप्शन कोशिका द्रव्य में होता है या केंद्रक में होता है? ट्रांसलेशन कोशिका द्रव्य में होता है या केंद्रक में होता है? देख ली थी बार? सेट है? पंखा बढ़िया चल रहा है? हवा को ये उस छोटा सा रूम बना हुआ है बेटा इधर इसके पीछे, उसमें हेमू भैया सोते हैं हमारे, उसके अंदर ये हवा फेंक रहा है। उसको एकदम ठंड, पता है ये एसी की वजह से वो कमरा भी बहुत ठंडा हो जाता है, और यही तेरे एग्जाम में आएगा। बहुत देर से देख रहा हूं, वही देख रहा है उस पंखे को, नीच आदमी। अगर इस पंखे को मैं अपने रूम पर ले जाऊं माना इस पंखे को मैं रूम पर ले जाता हूं तो कहां लगाऊंगा? अरे यार यही तो दिक्कत है, मन मन का ही तो खेल है। मन लग गया तो तन लग गया, तन लग गया तो सब कुछ लग गया। सब मिल जाए जिंदगी में अगर तन मन धन, तीनों धन तो लग चुका, मन और तन की बात है बेटा। ये लग गए तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जीवन में, यही तो नहीं लगता है, खेल ही इसका है। तो दिक्कत ये है, उम्र ही ऐसी है, इसमें नए नए विचार आएंगे, नए नए वैज्ञानिक रूप ही आपके अंदर से उत्पत्ति होंगी कुछ चीजों की। समझ रहे हो ना? ये उम्र ही ऐसी है ना? कभी किसी की तरफ आकर्षित हो जा, हाँ हाँ क्या कह रहा है तू? आकर्षण, प्रतिकर्षण, आविष्कार, यही उम्र है बेटा सब चीज की। और इस उम्र में थमा दी गई तुम्हारे हाथों में किताब है। तलवार चलाने का मन भी इसी उम्र में करता है, बंदूक चलाने का मन भी इसी उम्र में करता है, और तुम्हारे हाथों में थमा दी गई है ये किताब। तो कैसे लगे मेरा मन इन किताबों में? यही तो युद्ध है आज का। तो बेटा डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगा बताओ? केंद्रक में या कोशिका द्रव्य में? कहां होगा? क्योंकि मैंने डीएनए महाराज के बारे में दो चीजें बताई थी, ये कहां पाए जाते हैं? केंद्रक में, और अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। तो बताओ डीएनए से डीएनए कहां बनेगा? कहां बनेगा? केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लियर है मेरी बात? अब बताओ ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा? अनुलेखन कहां होगा? केंद्रक में या कोशिका द्रव्य में, या दोनों जगह? बस ये बता दिया तो फिर बात ही क्या है। केंद्रक में? बताओ, छोरी हो? नहीं पता? केंद्रक में तो नहीं होगा, कोशिका द्रव्य में होगा। बता, जवाब तो दे, नहीं क्या होता है? नहीं होता तो कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में नहीं होगा तो कोशिका द्रव्य में होगा। दो ही ऑप्शन दिए बेटा मैंने, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ऑप्शन ही चार नहीं दिए मैंने। तो तेरा आंसर कोशिका द्रव्य। हाँ बेटा बताओ, थोड़ा बता, बीकानेर के
है? केंद्रक में होगा, केंद्रक में होगा, केंद्रक में होगा। देखो अभी अभी आया भाई ने और तुरंत सही आंसर दिया है ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस जोड़ दिया है। कहाँ होगा बेटा? केंद्रक। एक चीज बताओ, मैं ये दो बातें बता रहा था बस इस आंसर को देने के लिए बता रहा था कि डीएनए कहां पाया जाता है? केंद्रक में। डीएनए ही क्या बना रहा है? अपनी जगह से हिलता है नहीं, तो डीएनए आरएनए कहां बनाएगा? केंद्रक में। भाई डीएनए पाया कहां जा रहा है? केंद्रक में। अपनी जगह से हिलता है नहीं, तो डीएनए आरएनए कहां बनाएगा? केंद्रक में। और क्यों रो रहा था इतनी देर से कि कुछ याद नहीं करना है, सब समझ के आ जाएगा, बस दो बातें याद रख लेना कि डीएनए अपनी जगह से हिलता है नहीं, है ना, डीएनए अपनी जगह से हिलता है नहीं, और पाया कहां पर जाता है? ये केंद्रक में। तो डीएनए केंद्रक में आरएनए बना देगा। अब तुम सोचोगे सर पता है तुम्हारा दिमाग क्यों खराब हुआ? सर आरएनए तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, तो आरएनए कैसे बन जाएगा केंद्रक में? माथा यहां खराब हुआ था, इसलिए तुमने कोशिका द्रव्य आंसर बोला। तो सब जानता हूं बेटा मैं, लेकिन मैंने एक चीज और बोली थी उस टाइम पे, वो सुन लेते तो ये आंसर भी सही देते कि केंद्रक इधर उधर जा सकता है, भले ही ज्यादा वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, लेकिन आरएनए केंद्रक से कोशिका द्रव्य जा सकता है। डीएनए अपनी जगह से नहीं हिलेगा, आरएनए। तो आरएनए बना तो कहां? केंद्रक में, और केंद्रक छिद्रों से होते हुए चला कहां जाएगा? कोशिका द्रव्य में। बना कहां? आरएनए निर्माण कहां होता है? केंद्रक में। पाया कहां जाता है आरएनए ज्यादा? कोशिका द्रव्य में। बस तो बनने के बाद केंद्रक के छिद्रों से निकलते हुए वो कहां चला जाता है? कोशिका द्रव्य के अंदर चला। तो बेटा बना कहां पर ये? केंद्रक में। केंद्रक छिद्रों से निकलता हुआ कहां चला गया? कोशिका द्रव्य में। और प्रोटीन कहां बनाएगा? आरएनए से प्रोटीन बन रही कि नहीं बन रही? तो आरएनए से प्रोटीन कहां बनेगी? कोशिका द्रव्य में। भाई केंद्रक छिद्रों से निकल के चला गया ना, वो बनने के बाद कहां चला गया? कोशिका द्रव्य में। तो प्रोटीन कहां बनाएगा? तो ट्रांसलेशन कहां होता है? कोशिका। तो कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। कौन सा प्लाज्म? साइटोप्लाज्म। क्लियर है मेरी बात? अब देख लेते हैं कौन सा एंजाइम कहां काम आता है। एंजाइम और होते हैं मुख्य एंजाइम। क्या काम आते हैं बेटा? मुख्य एंजाइम। तो क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए रेप्लिकेशन का मुख्य एंजाइम कौन सा होता है? तो याद रखना। ओ सिर में दर्द हो गया सिर दर्द हो गया क्या? जिंदगी है, देखो सिर भी दुखेगा, मन भी दुखेगा, तन भी दुखेगा, लेकिन उस दुख को झेलते हुए जो आगे बढ़ेगा वही सहनसा कहलाएगा। वेरी गुड। ऐसी शायरी देता रहता हूं बेटा, इधर आओ। तो डीएनए से डीएनए का निर्माण डीएनए पॉलीमरेज करता है। डीएनए से डीएनए का निर्माण डीएनए पॉलीमरेज करता है, और डीएनए से आरएनए का निर्माण आरएनए पॉलीमरेज करता है। बोलो बाबा, बोलो। तो डीएनए से डीएनए का निर्माण कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए से आरएनए का निर्माण कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज। दो एंजाइम तो यहां याद रखने। तो बेटा इसका मुख्य एंजाइम कौन सा हो गया? अरे डीएनए से डीएनए कौन बना रहा है? अरे डीएनए से डीएनए कौन बना रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। और बेटा डीएनए से आरएनए कौन बना रहा है? तो अनुलेखन का मुख्य एंजाइम कौन सा होगा? डीएनए से आरएनए का बनना ही तो अनुलेखन है। आरएनए पॉलीमरेज। हो सकता है आपको ये चीजें अभी आसान लगे, लेकिन बेटा जब पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं ना, तो छोटी छोटी चीजें अपने को याद नहीं आती कई बार। ठीक है, सिलेबस बहुत बड़ा है आपका, ऐसे छोटा नहीं। 10 सब्जेक्ट तो ये है, समझ रहे हो? 10 सब्जेक्ट तो ये। इन सब्जेक्ट का भी कोई अंत नहीं है आपके सिलेबस में, केवल इंट्रोडक्टरी लिख दिया है उसने, राजू बास वाले ने। क्या लिख दिया सिलेबस में? इंट्रोडक्टरी एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, इंट्रोडक्टरी एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इंट्रोडक्टरी एनिमल फार्मेकोलॉजी, वेटनरी फार्मेकोलॉजी। बस। अब इंट्रोडक्टरी का क्या मतलब है तेरा? हमें क्या पता? समझ रहे हो? इंट्रोडक्टरी का मतलब कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या क्या है सिलेबस में। ये तो अपने हिसाब से लोगों ने सिलेबस बना दिया, लेकिन जो अपने हिसाब से सिलेबस बनाया उसमें सबसे बेस्ट किसने बनाया? हमने। समझ रहे हो ना? सारा सिलेबस अपने हिसाब से बनाया हुआ तुम्हारा लोगों ने, किसी को नहीं पता क्या है तुम्हारे सिलेबस में। इंट्रोडक्टरी का क्या मतलब है यार? उसने तो ऐसे कहते बेसिक बेसिक उठा लो, पूरी वेटनरी की जो सब्जेक्ट है आपकी, वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, उसमें से क्या उठा लो? बेसिक बेसिक उठा लो। यही तो है इसका मतलब। अपने अपने हिसाब से लोगों ने उठा लिया, लेकिन सबसे बढ़िया किसने उठाया बेटा? हमने उठाया है अरे पगलो,
सही कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। तो बेटा तो ऐसे करके बहुत बड़ा सिलेबस है आपका ये। तो मुख्य एंजाइम कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज। इसका कोई ऐसा मुख्य एंजाइम नहीं होता है, बस ये दो याद रखना है, डीएनए से डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज। अरे कर दोगे क्या? अरे बोलो ना बेटा, हो हा 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 हा, हे आ जाओ बेटा। तू भी पढ़ेगी? इससे कह रहा हूं मैं, तेरी दोस्त से। सिस्टर है क्या तेरी? तुम तो पढ़ लिया ना पूरा सिलेबस, बहुत बड़े। तू भी पढ़ ले। तेरी एक और दोस्त थी ना तेरे साथ बैठती थी जो, तुम यहीं रह रहे हो, छोड़ गए जयपुर? चलो वेरी गुड। और ला बेटा, ऐसे बहुत सारे एडमिशन करा तू हमारे। तुझे हम गिफ्ट देंगे बेटा। तो बेटा डीएनए से क्या बनता है? अरे डीएनए से एमआरएनए बनता है ना यार, मैं ऐसे कह रहा हूं तो बेटा एमआरएनए बनेगा। मैं ऐसे कहता तो क्या बनता? डीएनए। अगर मैं कह देता ये क्या बन रहा है डीएनए से, डीएनए, लेकिन डीएनए से इधर क्या बन रहा है? क्या बन रहा है बेटा? अरे है कि नहीं? ये देखो, वापस एमआरएनए क्या बना सकता है? ये सेंट्रल डोग्मा का भाग नहीं है, लेकिन ये सेंट्रल डोग्मा का भाग नहीं। बेटा समझना तुम, वापस मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या पढ़ रहे हैं अपन। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत पढ़ रहे हैं। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत किसने दिया? क्रेक ने दिया। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत समझाता है हमें डीएनए या जीन की अभिव्यक्ति। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन या अनुवादन। ठीक है ना? तो एक बार मैं बोलूंगा, सारे चुप हो जाएंगे। डीएनए से जब एमआरएनए बना, डीएनए से क्या बना बेटा? एमआरएनए बना, इसको अनुलेखन बोला। एमआरएनए से बनी प्रोटीन, मतलब डीएनए की सूचना किसमें आई? एमआरएनए में। एमआरएनए की सूचना प्रोटीन में। और प्रोटीन के क्या बने होते हैं? एंजाइम। एंजाइम काम करते हैं मेटाबॉलिज्म में। जैसे एंजाइम होंगे वैसा क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। जैसा डीएनए वैसा आरएनए, जैसा आरएनए वैसी प्रोटीन, जैसी प्रोटीन वैसे एंजाइम, जैसे एंजाइम वैसा मेटाबॉलिज्म, और जैसा मेटाबॉलिज्म वैसा लक्षण। तो हमें पता चला ना डीएनए कैसे अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। बोलो। तो अब अपन पढ़ रहे हैं कि डीएनए से आरएनए सेंट्रल डोग्मा में बनता है, हमें पता है। लेकिन कभी कभी सेंट्रल डोग्मा का भाग नहीं है जो मैं अभी बता रहा हूं, सेंट्रल डोग्मा आपका यहां तक कंप्लीट हो चुका है। कभी कभी सेंट्रल डोग्मा से थोड़ा हटके अपन सोचे तो कभी कभी क्या होता है, कुछ वायरस के अंदर, सभी नहीं, कुछ वायरस के अंदर एमआरएनए वापस क्या बना देता है? डीएनए। ऐसा हमारे अंदर नहीं होता, हमारी गाय में नहीं होता, हमारी भैंस में नहीं होता, हमारे किसी जानवर में नहीं होता है। कुछ वायरस के अंदर क्या होता है? एमआरएनए वापस क्या बना देता है बेटा? डीएनए बना देता है। तो ये क्रिया ट्रांसक्रिप्शन के विपरीत हो गई कि नहीं हो गई? ट्रांसक्रिप्शन के विपरीत हुई कि नहीं हुई? तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं बेटा? इस क्रिया को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या प्रतीप अनुलेखन। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतीप अनुलेखन। उसको बाढ़ में जाने दो। अनुलेखन है डीएनए से एमआरएनए बनना। कभी कभी किसी किसी वायरस के अंदर एमआरएनए वापस क्या बना देता है? डीएनए। तो इसको क्या बोलते हैं? वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में याद रखना है कि ये कहां पाया जाता है बेटा? एक वायरस होते हैं जिनका नाम है रेट्रोवायरस। कौन से वायरस? रेट्रोवायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की घटना पाई जाती है। क्लियर है? और रिवर्स रेट्रोवायरस में आता है आपका जाना पहचाना फेवरेट एचआईवी का वायरस। कौन सा वायरस? एचआईवी। एचआईवी की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्या है पूरा नाम बेटा? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस विच कॉजेज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर है बेटा? ये रेट्रोवायरस की एक खास बात है कि ये डीएनए से आरएनए, आरएनए से, अब वायरस जो रेट्रोवायरस है उसके अंदर पाया तो आरएनए जाता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके वो क्या बना देता है? डीएनए। कभी वो डीएनए के रूप में रहता है, कभी वो आरएनए के रूप में। तो एचआईवी का वायरस है, वो है तो आरएनए वायरस, लेकिन वो क्या बना देता है वापस? तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, ये चलता रहता है किसके अंदर? रेट्रोवायरस के अंदर, एचआईवी के अंदर। यही कारण है कि हम एचआईवी वायरस का अभी तक वैक्सीन नहीं बना पाए। सब वायरस का तो बना दिया, कोविड का हमने 1-1.5 साल के अंदर वैक्सीन तैयार करके रख दिया कि नहीं रख दिया था? बोलो। एचआईवी का क्यों नहीं बना पाए इतने टाइम से? क्योंकि वो टिकता ही नहीं है एक जगह पे,
वो आरएनए से क्या बना लेता है, डीएनए बना लेता है। अब डीएनए के खिलाफ बनाए या आरएनए के खिलाफ बनाए, क्या करें? तो इसलिए हम इसका कभी भी तक क्या नहीं बना पाए बेटा, वैक्सीन, क्योंकि ये कैसा वायरस होता है, रेट्रो वायरस होता है। अरे समझ में आया क्या, पक्की बात है? तो ये है बेटा आपका सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। तो एक बार रिवाइज करेंगे, सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत किसने दिया, किसने दिया, सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्रिक ने दिया। क्या समझाता है हमें ये, डीएनए की अभिव्यक्ति, डीएनए की अभिव्यक्ति। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, एमआरएनए से क्या बनती है, एमआरएनए से क्या बनती है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटीन के क्या बने होते हैं, एंजाइम। प्रोटीन के क्या बने होते हैं, एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो जैसा मेटाबॉलिज्म होगा वैसा क्या आएगा, लक्षण। तो जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए, जैसा एमआरएनए वैसी प्रोटीन, जैसा प्रोटीन वैसा एंजाइम, जैसा एंजाइम वैसा मेटाबॉलिज्म, जैसा मेटाबॉलिज्म वैसा लक्षण। मतलब जैसा डीएनए वैसा लक्षण होगा कि नहीं होगा, बोलो। कभी कभी किसी किसी वायरस में एमआरएनए वापस क्या बना देता है, डीएनए बना देता है, जिसको अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये किसमें पाया जाता है, रेट्रोवायरस के अंदर पाया जाता है। याद रखना बेटा, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृतिकरण कहलाता है। और डीएनए से डीएनए निर्माण जो होता है वो कहां होता है, केंद्रक में। ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है, केंद्रक में। लेकिन ट्रांसलेशन कहां होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। अरे होता है कि नहीं होता, बोलो राधे राधे। लिखो बेटा,
सर क्या हमारे बेटा, अब मैं तुम्हारे कैमरे की इसकी कंप्यूटर की तरफ देख के ऐसे पढ़ाना पड़ेगा मुझे, समझ रहे हो ना? अब देखो, अब मैं तुम्हारे कंप्यूटर की तरफ देख रहा हूं, अगर मैं ऐसे खड़ा रहूंगा तो बेटा इनको क्या देखूंगा, कैमरे को कैसे देखूंगा और लिखूंगा कैसे? अब इनको आवाज तो पर जा नहीं रही होगी, मैं इनको ज्ञान तो दे रहा हूं है? ये तो कहने नहीं आ रही ये बेटा। अब मुझे ऐसे पढ़ाना पड़ेगा, बताओ, अगर मैं परमानेंट तुम्हारे कंप्यूटर को देखता हूं तो ये कारण है बेटा, मैं कंप्यूटर देखता हूं पर एक इंटरवल पे, 5 मिनट में, 10 मिनट में, समझ रहे हो? इसमें एक स्क्रीन लगवा दो भाई, ये टीवी क्यों नहीं चालू करते हो तुम हैं? अरे ये बेचारे नाराज हो जाते हैं कि हम 3 मिनट में भावुक हो गए सर, 1% ध्यान नहीं देते हो तुम हमारे ऊपर। ठीक है बेटा, हाँ आप बताओ क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? किसका लक्षण के? वो लक्षण नहीं है, ये बीमारी का लक्षण नहीं है भाई। मेरे अंदर में मेरी आंखों का जो प्रकार है ये भी एक लक्षण है ना? लक्षण बीमारी के तो लक्षण नहीं, सिम्टम होते हैं, ये कैरेक्टर है। सिम्टम बीमारी के होते हैं, ये लक्षण तो नॉर्मल लक्षण है भाई। नहीं, मेरी बॉडी का ये लंबाई का ये लक्षण हो गया भाई, इतनी मेरी लंबाई है, त्वचा का रंग है ये एक लक्षण हो गया, आंखों की आकृति एक लक्षण हो गया, आंखों का रंग एक लक्षण हो गया, है ना? बालों, शरीर, सिर पे बाल है कि नहीं ये एक लक्षण हो गया। ये सब लक्षण है बेटा, ये बीमारी के लक्षण नहीं है। लिख लिया ये? अरे बोलो ना ऑनलाइन वालों, आ रही है आवाज? चलो बेटा आगे लिख लिया है सबने, चले आगे। चलो हेडिंग डालो बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे हंस रही है? खेखे खेखे खेखे, क्या हुआ? क्या मिल गया बेटा? कुछ नहीं मिला, ऐसे ही हंस रही थी। हेडिंग डालो बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डीएनए प्रतिकृतिकरण। क्या होता है डीएनए प्रतिकृतिकरण? डीएनए से डीएनए का निर्माण। लिखो लिखो बेटा, डीएनए से ऑनलाइन वाले बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं। अपने आप को अलग मत समझा करो बेटा तुम, माना कि तुम्हारा पता नहीं चलता कभी कभी कि क्या बात चली गई, इसका मतलब ये थोड़ी तुम नाराज हो जाओगे। ठीक है, चले तो बेटा डीएनए प्रतिकृतिकरण लिखो। डीएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए से डीएनए का निर्माण डीएनए प्रतिकृतिकरण कहलाता है। डीएनए से डीएनए का निर्माण डीएनए प्रतिकृतिकरण कहलाता है। डीएनए प्रतिकृतिकरण कहलाता है। अगला पॉइंट लिखो, डीएनए में स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है। डीएनए में स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है। डीएनए में स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे आपका, टेंशन मत ले, हर वर्ड तुम्हें बताया जाएगा। डीएनए में स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है। स्वप्रतिकृतिकरण मतलब सेल्फ रेप्लिकेशन। ठीक है, इसी में कंटिन्यू लिखेंगे। डीएनए की इसी क्षमता के कारण, डीएनए की इसी क्षमता के कारण, डीएनए की इसी क्षमता के कारण सजीवों में प्रजनन संभव है। सजीवों में क्या संभव है बेटा? प्रजनन संभव है। ये लाइन समझाओ मुझे, मुझे नहीं आती ये लाइन। डीएनए की इसी क्षमता के कारण सजीवों में प्रजनन संभव है, बताओ ये लाइन सही है क्या?
कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन कर पा रहा है, डीएनए स्वयं की कॉपी बना पा रहा है, इसीलिए सजीवों में प्रजनन हो पा रहा है। बताओ कैसे? डीएनए से डीएनए बन रहा है, उससे क्या हुआ? प्रजनन। प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब स्वयं जैसी संतान उत्पन्न करना। स्वयं जैसी संतान उत्पन्न करना क्या है बेटा? प्रजनन है। एक बात बताओ, संतान कब उत्पन्न होगी? जब खुद जैसा डीएनए संतान के अंदर जाएगा। भाई माता और पिता से बच्चे में क्या आता है? डीएनए ही तो आता है। माता और पिता दोनों का डीएनए बच्चे में आता है कि नहीं आता? तभी तो बच्चा बनता है। बच्चे के अंदर लक्षण माता पिता के तो आते हैं डीएनए के रूप में। तो डीएनए माता पिता से कब आएगा? जब माता पिता के अंदर डीएनए की कॉपी बनेगी। डीएनए भेज रहे हैं माता पिता अगली पीढ़ी में, तो ऐसा तो नहीं पूरा जो डीएनए था वो भेज दिया। अरे भाई अपने डीएनए की कॉपी बना के तो भेजेंगे। अगली पीढ़ी में माता पिता का डीएनए जा रहा है, और वो डीएनए कैसे जा रहा है बेटा? कॉपी होके जा रहा है। कॉपी मतलब प्रतिकृतिकरण। डीएनए से डीएनए पहले बनाया, और वो डीएनए स्पर्म और ओवम के रूप में, शुक्राणु और अंडाणु के रूप में अगली पीढ़ी में गया। अगर बताओ कॉपी नहीं हो पाती तो अगली पीढ़ी में क्या जाता? नहीं जा पाता था ना डीएनए। जब डीएनए अगली पीढ़ी में नहीं जा पाता तो अगली पीढ़ी बनती कैसे? तो प्रजनन संभव हो पाता क्या? बताओ। तो बच्चे पैदा करने हैं तो उसके लिए डीएनए तो भेजना पड़ेगा, बोलो। और डीएनए भेजना है तो उसकी कॉपी करनी पड़ेगी, कॉपी बनानी पड़ेगी, और कॉपी बनाने का मतलब ही क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। तो प्रजनन कब संभव है? जब डीएनए रेप्लिकेशन हो। समझ में आ गई बात? बोलो। अब मैं आपको एक चीज आगे बताऊंगा। कोशिका चक्र के अंदर एस फेज आता है, वो कोशिका चक्र अपन आगे पढ़ेंगे बेटा। कोशिका चक्र के अंदर मैं आपको एस फेज बताऊंगा, एस प्रावस्था बताऊंगा। उस प्रावस्था के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन नाम की क्रिया होती है। मतलब डीएनए से डीएनए कहां बनता है? एस फेज में। अभी ऐसा याद कर लो, बाकी एस फेज क्या होती है आगे बताऊंगा। तो लिखो, डीएनए प्रतिकृतिकरण कोशिका चक्र की, डीएनए प्रतिकृतिकरण कोशिका चक्र की डीएनए प्रतिकृतिकरण कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन कोशिका चक्र, सेल साइकिल, कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में होता है बेटा? एस प्रावस्था में होता है। अब यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो, बोलो। ये लिख ही लिया था सबने, ये भी लिख लिया था ना, साइड में सारा कुछ लिखना था। चलो इसके बाद पढ़ेंगे बेटा कल आप सारा पढ़ के आओगे, ये है ना, पूछूंगा मैं। बोलो बेटा एक ही नहीं।